subscribe. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारी 14 to 17 सेंचुरी पोइट्री की फुल रिवीजन करने वाले हैं। ये हमारी वन शॉट वीडियो है जिसके अंदर हम जितने भी चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर वो सब इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं, फुल रिवीजन करने वाले हैं। तो जैसे कि ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, इसके लिए इसके अंदर डिटेल में तो नहीं होगा सारी चीज़ें, बट इतना होगा कि आपका एग्ज़ाम पर्पज़ से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने डिटेल वीडियोस भी बना रखी हैं एक एक चैप्टर की, तो उनकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, मतलब प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी 14 to 17 सेंचुरी पोइट्री की, तो आप वहाँ जाके देख लेना उसे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर हम इस बुक के सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर 3 यूनिट्स आने वाली हैं। यूनिट 1 है हमारी जेफरी चौसर की जर्नल प्रोलॉग एंड द पार्टनर्स ट्रेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स, और यूनिट 2 के अंदर हमारे 3 चैप्टर आने वाले हैं। फिलिप सिडनी की सोनेट 1, वॉल्टर रेली की द पैशनेट मैन पिलग्रिमेज, एंड 4th है जॉन डन की 3 पोएम्स पढ़नी है हमें, सनराइजिंग, कैनोनाइजेशन एंड गुड मॉरो। उसके बाद है हमारी यूनिट 3 जॉन मिल्टन की बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट की सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पढ़ने हैं। ओके, तो ये तो हो गई हमारी सिलेबस की बात। नाउ चलते हैं हम अपने यूनिट 1 पे। जेफरी चौसर द जर्नल प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स एंड द पार्टनर्स प्रोलॉग एंड द टेल। नाउ अगर हम जेफरी चौसर की बात करें तो जेफरी चौसर का टाइम पीरियड 1343 से लेके 1400 तक था, और जेफरी चौसर अपनी बेस्ट नोन वर्क जो इनका कैंटरबरी टेल्स है इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, एंड ही वॉज द बेस्ट पोएट, इंग्लिश पोएट एंड ऑथर। उस टाइम पे ये सिविल सर्वेंट भी हुआ करते थे, एंड ये उस टाइम पे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से जाने जाते थे, एंड ऑल्सो ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जाने जाते थे, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर इनकी जो राइटिंग्स थी वो मिडिल इंग्लिश में थी, एंड चौसर अपनी मिडिल इंग्लिश के अंदर अपनी जो वर्ड्स ये यूज़ करते थे उसके अंदर ज़्यादातर लैटिन वर्ड्स एंड फ्रेंच वर्ड्स का यूज़ करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी इंग्लिश लैंग्वेज को समझना थोड़ा मुश्किल होता था। और मतलब कि अगर हम बात करें कि जो लैंग्वेज होती थी उसके अंदर मतलब जो भी ये वर्ड्स लिखते थे उसके अंदर स्पेलिंग भी कुछ डिफरेंट होती थी, ठीक है, जिस वजह से हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ओके, तो इतनी हो गई हमारी जेफरी चौसर की बात। नाउ डायरेक्टली चलते हैं टेक्स्ट पे। सो कहानी की शुरुआत इस तरीके से होती है, मतलब ओपनिंग लाइंस में जो नरेटर हैं वो हमें बताते हैं कि ये मानसून का टाइम है, मतलब अप्रैल का टाइम है, जिस टाइम पे लोग ज़्यादातर पिलग्रिमेज के लिए निकलते हैं कि हाँ अब मतलब एक ऐसा मौसम आ गया है कि इस टाइम पे लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि अब हम पिलग्रिमेज पे चलते हैं, मतलब कि तीर्थ यात्रा पे चलते हैं, ठीक है, मतलब कि ऐसा ही पूरा मौसम हो रखा है। तो अब जो चौसर हैं वो भी ये डिसाइड करते हैं कि वो भी एक रिलीजियस जर्नी पर जाएंगे, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो कैंटरबरी जाएंगे। कैंटरबरी में जो थॉमस बैकेट की श्राइन है वहाँ पर, तो इंग्लैंड के अंदर ये जो थॉमस बैकेट की श्राइन है ये एक होली प्लेस माना जाता है, मतलब कि ये एक तीर्थ स्थल है जहाँ पर लोग मतलब कि तीर्थयात्री यहाँ पे ऐसा मतलब कि जब वो लोग तीर्थ यात्रा करके आते हैं तो इस जगह पर आते हैं, ठीक है। तो थॉमस बैकेट की श्राइन पर कैंटरबरी के अंदर, तो यहाँ पर इस कहानी के अंदर जो जेफरी चौसर हैं वो हमें जितने भी पिलग्रिम्स उनके साथ जाने वाले हैं और उनको कैसे वो सारे पिलग्रिम्स मिलते हैं ये सारी चीज़ें बताएंगे, और पिलग्रिम्स के बारे में उनके सोशल कल्चर और सारी चीज़ बताएंगे हमें, ठीक है, कि सब लोग कैसे कैसे हैं। और इस कहानी के अंदर बेसिकली होता क्या है कि ये लोग जब सब इकट्ठे होते हैं, एक ग्रुप बनता है कि ये लोग पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इतनी लंबी जर्नी है तो इसके लिए हमें टाइम पास करने के लिए कुछ करना चाहिए जिससे हमारे अंदर एनर्जी बनी रहे और हम ये यात्रा आसानी से पूरी कर लें। तो इसके लिए यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हुए जाएंगे, मतलब कि इसके अंदर बताए जाते हैं 29 के करीब मेंबर्स होते हैं, तो वो सब दो मतलब कि एक तो पिलग्रिमेज जाते वक्त कहानी सुनाएंगे और दूसरी आते वक्त, और ये शर्त रख लेते हैं कि जो भी मतलब कि सबसे अच्छी कहानी सुनाएगा उसे सब लोग की तरफ से पैसे मिलाकर खाना खिलाया जाएगा, ठीक है, एक टाइम का मतलब 2 टाइम का जो भी है उस तो ये प्राइज़ होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अब हमें जो चौसर हैं वो बताएंगे कि कैसे वो कहाँ पर इन पिलग्रिम्स से मिले, ठीक है। सो अब चौसर बताते हैं हमें कि मतलब यहाँ पर चौसर खुद को इस तरीके से दिखा रहे हैं कि वो भी इन्हीं पिलग्रिम्स के अंदर मिले हुए हैं और वो इस टाइम पे एक इनोसेंट पर्सन है जो सभी तीर्थयात्रियों की तरह वो भी मतलब इसी तरह तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है साउथवर्क नाम की जगह से। हमारे ये जो नरेटर हैं ये रात को एक टैवर्ड इन के अंदर रुके हुए हैं जो कि है साउथवर्क में। तो यहाँ पर वो मतलब रात को इसलिए रुके हुए हैं कि वो अगले दिन सुबह अपनी तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे, मतलब कि पिलग्रिमेज के लिए निकलेंगे, कैंटरबरी जाने के लिए, ओके। तो उसी रात वो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ 29 लोगों का ग्रुप वहाँ पर रुकता है। तो इस ग्रुप के अंदर डिफरेंट लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। मतलब कि कोई नन है, कोई मॉन्क है, कोई नाइट है, मतलब कि अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब नरेटर को ये बात पता चलती है कि ये लोग भी उसी पिलग्रिमेज पे जा रहे हैं जिस पर जो नरेटर है वो जा रहा है, मतलब कि ये लोग भी कैंटरबरी के लिए जा रहे हैं और ये सारे पिलग्रिम्स हैं, ओके, मतलब कि तीर्थयात्री हैं। सो ये लोग भी नेक्स्ट मॉर्निंग कैंटरबरी के लिए निकलेंगे यहाँ से। तो अब जो हमारा नरेटर है वो भी इन लोगों के अंदर जाके मिल जाता है, वो बातचीत करता है वहाँ पे 2-3 लोगों से और फिर वो उनसे बोलता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं भी एक पिलग्रिम हूँ। तो ऐसे करके वो मतलब जो नरेटर है वो भी इसी ग्रुप के अंदर मिल जाता है ना। अब जो हमारा नरेटर है वो हमें ईच पिलग्रिम के बारे में बताएगा, मतलब कि जितने भी इसके अंदर पिलग्रिम्स आए हैं, मॉन्क है, नन है, नाइट है, जितने भी लोग हैं इन सारों के बारे में बताने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पिलग्रिम्स के नाम बताए गए हैं जैसे कि नाइट, स्क्वायर, ह्यूमन, फ्रैंकलिन, प्रायर्स एंड हर्ट चैम्पलेन, एम्परर्स, प्रीस्ट एंड क्लर्क, पार्सन, मॉन्क, फ्रायर, समनर, पार्टनर और 5 गिल्ड्समैन एंड देयर कुक। सो इन सब के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट के बारे में। सो यहाँ पर नाइट के बारे में चौसर ने बताया है कि जो मेडिवल टाइम के क्रिश्चियन वॉरियर्स थे उनके जो मतलब कि एक आइडियल क्रिश्चियन वॉरियर होना चाहिए उसे नाइट बताया है यहाँ पर चौसर ने, ठीक है। नाइट को डिस्क्राइब करा है एज अ आइडियल मेडिवल क्रिश्चियन वॉरियर जो कि बहुत ही ब्रेव है और ऑनरेबल है एंड उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है बैटल में, मतलब कि उसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, ठीक है, मतलब धर्म युद्ध लड़े हैं, ठीक है। और वो हमेशा पोलाइट रहता है और एक जस्ट मतलब कि वो सबके साथ न्यायपूर्ण, मतलब उसके जो बिहेवियर है वो सबके साथ जस्टिस करता है, ठीक है, किसी के साथ भी गलत नहीं करता है। एंड नाइट की सोसाइटी में एक हाई रैंक है, ओके। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो नाइट है उसका रहन सहन, उसके मैनर्स और उसके कपड़े एकदम सादा हैं, ओके। सो ये तो हो गई नाइट की बात। अब दूसरा है स्क्वायर। स्क्वायर नाइट का बेटा है जो कि अभी 20 साल का हुआ है और वो जवान है। तो मतलब कि इसके अंदर दिखाया गया है एक जवान लड़का जो अभी 20 साल का हुआ है और उसे अपनी मतलब कि करियर, जैसे कि वो मिलिट्री के अंदर काम करता है तो करियर पे फोकस कम है उसका और ज़्यादातर उसका फोकस है जो वुमेंस को देखना और गाना गाना और घुड़सवारी करना, तो ये सारी चीज़ें उसका शौक़ है। सो बेसिकली इसके अंदर स्क्वायर को एक जवान और एक जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपनी लाइफ का भी, उसके रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है स्क्वायर को। तो जहाँ एक तरफ नाइट इतने समझदार और इतने ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं, दूसरी तरफ उनका बेटा है जो अभी अनएक्सपीरियंस्ड है और इतना ज़्यादा अपने करियर पर फोकस नहीं दे रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ ये भी बताया गया है ये जो स्क्वायर है भले ही इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये अभी भी जवान है, लेकिन ये दूसरों को सम्मान करना जानता है, अपने पिता की सेवा करना जानता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बुरा है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जब हम यंग होते हैं तो उस टाइम पे जो शौक होते हैं वो सब है इसके अंदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमन। सो ह्यूमन को यहाँ पर चौसर ने डिस्क्राइब करा है एज अ सर्वेंट ऑफ नाइट, मतलब कि ये नाइट का नौकर था, ठीक है। एंड ये हंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा था और वुडक्राफ्ट में भी। तो ये यहाँ पर इसको बताया गया है एज अ कि इसने
सारे अपने शरीर पर ग्रीन कलर के कपड़े पहन रखे हैं और इसने तीर, धनुष, बाण ये सब ले रखा है और तलवार ले रखी है और मतलब कि हंटिंग के जितने भी टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें इसने ले रखी हैं। ठीक है, ग्रीन कलर की हुड पहन रखी है और मतलब कि ऐसी चीज़ें पहन रखी थी जो उसे फॉरेस्ट से कनेक्ट दिखाती हैं। ठीक है, मतलब कि ये एक भरोसेमंद सेवक था जो अपने मालिक के साथ इस पिलग्रिमेज पे जाने वाला था, मतलब कि नाइट के साथ ये यमन जा रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा फ्रैंकलिन। सो फ्रैंकलिन के बारे में बताया है चौसर ने कि ये एक वेल्दी पर्सन है, मतलब कि इसके पास काफ़ी अच्छा खासा पैसा है और ये एक मिडिल क्लास लैंड ओनर है, मतलब ज़मींदार है। बट ये किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ओके, एंड ये इसकी मेहमान नवाजी और मतलब हमेशा जब भी इसके घर पे कोई आता है तो ये हमेशा अपना मेहमान नवाजी दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें खाना सर्व करता है, इतनी सारी अलग अलग डिशेज उनके सामने पेश करता है। और ये जो है ये ज़्यादातर ड्रिंकिंग करना और वुमेंस में इंटरेस्ट रखना ऐसे काम करता है। ठीक है, सो यहाँ पर इसे एक वेल्दी लैंड ओनर जो कि सिर्फ ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान देता है ऐसे डिस्क्राइब करा है जोसेफ ने। ओके, नाउ नेक्स्ट है प्रायोरस। प्रायोरस कौन है? ये एक मैडम एग्लेटाइन की बारे में बात हो रही है जो कि नन है। ठीक है, तो इसके अंदर इन्हें डिस्क्राइब करा गया है एज अ नन और ये बहुत ही तरीके से तमीज़ से खाना खाती हैं। इनकी ये जो स्किल है खाना खाने की, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करा है चौसर ने कि ये एक भी टुकड़ा या फिर एक भी दाना चावल का ज़मीन पर नहीं गिरने देती हैं, इतनी साफ़ और नीट एंड क्लीन तरीके से खाने को खाती हैं। ठीक है, सो और बताते हैं कि इनको मतलब भले ही ये नन हैं लेकिन ये अपनी जो सांसारिक जो मोह है उसको छोड़ नहीं पाई हैं, मतलब कि इन्हें डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं और ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं कि ये कहीं पे भी किसी के साथ भी कुछ गलत होता है देख लेती हैं, चाहे वो किसी भी जानवर के साथ कुछ गलत हो रहा है, कोई किसी कुत्ते को मार रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है तो ये तुरंत उसको देखते ही रोने लग जाती थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड इन्हें बताया है। ठीक है, और इन्हें बहुत मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनना पसंद है और इनकी ज्वेलरीज़, तो भले ही ये नन है लेकिन इन्होंने ये सब चीज़ें नहीं छोड़ी हैं। ठीक है, और इन्होंने जो अपनी स्टोरी बताई थी, अपनी स्टोरी में भी इन्होंने क्रिश्चियन की साइड ली थी। दैट क्रिश्चियन बॉय था एक जिसको ज्यूज़ ने मार दिया था, तो यहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियंस की साइड ली थी। ठीक है, तो ये इनकी कहानी सुनाई थी इन्होंने जो ये प्रायर्स हैं। नाउ नेक्स्ट है इनकी चैपलिन। चैपलिन की बात करते हैं अब। सो यहाँ पर चैपलिन के बारे में बताया है कि ये फ्रायर से काफ़ी मिलता जुलता है। सो फ्रायर का मतलब होता है पादरी, जो चर्च के अंदर काम करते हैं पादरी वो। तो यहाँ पर बताया गया है ये जो चैपलिन है ये क्या करता है, ये फ्रायर के रूप में ये भीख मांगता है, मतलब भगवान के नाम पे भीख मांगता है। ठीक है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक करप्ट पर्सन है जो कि लोगों को धर्म के नाम पे ठगता है। ठीक है, उनसे पैसे निकालता है। अब दूसरा है प्रायर्स प्रीस्ट। तो यहाँ पर ये जो प्रायर्स प्रीस्ट हैं ये प्रायर्स के साथ ही थे। ठीक है, 2 प्रीस्ट, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं रखा है, ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करा है, बस ये बता रखा है कि ये लोग प्रायर्स के साथ आए हुए थे। ठीक है, उनके ग्रुप का हिस्सा थे ये। तो अब नेक्स्ट है हमारा क्लर्क। क्लर्क की बात करते हैं अब हम। सो बेसिकली क्लर्क के बारे में बताया है चौसर ने कि ये एक स्टूडेंट है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम भले ही उसके पास खाने के लिए पैसे हों या ना हो, उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए पैसे हों या ना हो, वो बहुत ही पुअर है एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी उसके पास पैसे इकट्ठे होते हैं वो सारे पैसे अपनी बुक्स के अंदर लगा देता है, क्योंकि उसे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है और फिलॉसफी में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड इतना गरीब होने के बावजूद भी यहाँ पर बताया गया है कि इसके पास एक गुड सेंस है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा चौसर को पसंद आया। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर एक गुड वर्च्यू है, मतलब हम कह सकते हैं कि इसके थ्रू चौसर ने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड वर्च्यू को हाईलाइट किया है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा पार्सन। तो ये जो यहाँ पर पार्सन बताया है इसका मतलब भी पादरी होता है, और यहाँ पर इसको बारे में बताया है कि ये जो पार्सन है ये बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट एंड डिवोटेड पर्सन है। मतलब कि अगर हम बात करें तो ये एक सच्चा भक्त है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो दिखावा करते हैं, ठीक है, और सिर्फ लूटते हैं लोगों को,
भगवान के नाम पे, लेकिन ये जो है ये सच में एक वर्चुअस लाइफ जीने वाला, मतलब कि सदाचार का जीवन जीने वाला व्यक्ति है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारा मॉन्क। मॉन्क की बात करते हैं अब। सो चौसर ने बताया है कि अगर कहीं भी सुने हम मॉन्क के बारे में, तो हम ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि मॉन्क कोई ऐसा होता होगा कि वो अपना जीवन में मतलब जो सांसारिक सुख होते हैं उनको छोड़कर और एक सादा सा जीवन जीने वाला, जो कि मतलब भीख मांगकर लोगों से जो मिलता है उस पे अपना गुजारा चलाने वाला। लेकिन यहाँ पर जिस मॉन्क की बात हो रही है, चौसर उसके बारे में बताता है कि वो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जीता है, हंटिंग करता है, हंटिंग जो कि अलाउ नहीं होती है मॉन्क में, वो भी करता है और सारे काम करता है, और फिर भी वो एक मॉन्क है, ठीक है। वो दिल से मानता है कि मैं भले ही ये जितने भी काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं दिल से मैं एक मॉन्क हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करा है चौसर ने। सो नेक्स्ट है हमारा फ्रायर। फ्रायर को बताया है चौसर ने कि ये एक ऐसा करप्ट इंसान है जो कि सबको रिलीजन के थ्रू मैनिपुलेट करता है, ठीक है, उनको लूटता है, और इसको पता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बोलनी है, क्योंकि इसका लॉ में भी इंटरेस्ट है, मतलब इसने लॉ पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, तो इसको पता है कि इसको कहाँ पे क्या चीज़ बोलनी है ताकि सब कुछ मैनेज कर सके। एंड जिसे वुमेंस को सीड्यूस करना आता है, और ये ज़्यादातर लोगों को मतलब इस तरीके से लूटता है कह के कि तुमने जो गलतियाँ करी हैं उसके लिए गॉड से माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें इतने पैसे देने पड़ेंगे तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। इस तरीके से लोगों को पागल बनाता है ये, ठीक है। और इसके अंदर इतना टैलेंट है कि ये मतलब किसी से भी कोई भी डिबेट जीत जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो उसको ये सेटल कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है समनर। समनर यहाँ पर हमें बताया गया है समनर के बारे में कि चौसर के टाइम पर जो चर्च के अंदर ऐसा होता था, जैसे कि आज के टाइम पे हम कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर न्याय होता है, तो यहाँ पर ये जो समनर होता है ये लोगों को पेश करता था कोर्ट में, मतलब कि चर्च के अंदर ऐसे लेके जाता था, ठीक है। तो ये लोगों को धमकी देता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी है, मुझे रिश्वत नहीं दी, तो मैं तुम्हें झूठे आरोप में ले जाऊंगा, तुम्हें झूठे आरोप में फंसवा दूंगा, ठीक है, चर्च में, ताकि तुम्हें पनिशमेंट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर। पार्टनर के बारे में बताया है चौसर ने कि ये जो पार्टनर है ये चर्च का एक धोखेबाज ऑफिसर है, जो कि लोगों को झूठे रिलिक्स बेचता है, मतलब कि ये बताता है कि ये अवशेष हैं पुरानी, तो इनके अंदर पावर्स वगैरह हैं, इस तरीके से लोगों को छोटी छोटी बातें बता के उन चीज़ों को बेचता है, ठीक है। मतलब कि ये किसी जानवर की हड्डियों को बेचता है, ये बता कर कि ये बहुत पुरानी अवशेष हैं जिनके अंदर बहुत सारी पावर हैं, ये सारी चीज़ें बोल के लोगों का पागल बनाता है। और साथ ही साथ लोगों को ये भी कहता है कि अगर तुम्हें माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ी भी दिला सकता हूँ, अगर तुम ये मतलब ख़रीद लोगे तो तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, तुमने जितने भी पाप करे हैं ये हट जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से लोगों को डरा के उनके अंधविश्वास का फ़ायदा उठाता है और लोगों से पैसे ठगता है, ठीक है, पार्टनर जो है। अब हमारा नेक्स्ट है 5 ग्लिट्समैन। सो ये जो 5 ग्लिट्समैन है ये 5 अलग अलग लोगों का, मतलब कि 5 लोग हैं उसके अंदर, वो पाँचों ही अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रेड करते हैं, तो वो अलग अलग ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर है हर्बल ड्रेसर। हर्बल ड्रेसर क्या होता है, जो सुई बटन ऐसी चीज़ें, मतलब जो सिलाई बुनाई के जो काम होते हैं उनके जो सामान होता है वो बेचते हैं। दूसरा है कारपेंटर, उसके बाद तीसरा है वीवर, उसके बाद ड्रायर और टेपेस्ट्री मेकर। सो उन्हें एक गिल्ड या फिर एक वो बिरादरी भी कह सकते हैं कि इस बिरादरी का हिस्सा बना के रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। तो सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, ये जो 5 हैं, और उनके ये जो कपड़े हैं ये चीज़ शो करती है कि वो लोग एक साथ हैं, एक ग्रुप में हैं, 5 ग्लिट्समैन, ओके। सो इन लोगों को चौसर एक वेल्दी सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनके रूप में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मतलब कि जो पूरी तरीके से समृद्ध हैं, ओके। सो अब नेक्स्ट है हमारा देयर कुक, मतलब कि इन 5 ग्लिट्समैन का एक कुक भी है। सो चौसर ने इस कुक की हुई कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी बताई हैं, मतलब कि इसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है और ये एक मास्टर शेफ़ है, मतलब कि इस तरीके से कह सकते हैं इसको सारी चीज़ें आती हैं, सारी जो चीज़ बना लो उससे, मतलब सारी चीज़ें एकदम बढ़िया ढंग से बनाता है। बट प्रॉब्लम ये थी कि इसके पैर पर एक बहुत ही गंदा सा घाव था, ठीक है, चोट थी, जो कि उस टाइम पे बीमारियों का कारण बन सकती थी, मतलब कि जैसे कि ब्लैक डेथ जो चौसर के टाइम पे चलती थी उसकी भी
मतलब होने की रिस्क था, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो चौसर हैं उन्होंने एक तरफ इसकी खाने की तारीफ़ करी कि ये बहुत अच्छा खाना बनाता था, इसके अंदर बहुत टैलेंट था, और दूसरी तरफ बताया कि इसको मतलब इसकी टांग पे जो घाव है जो कि हेल्थ रिस्क और अनक्लीननेस को दिखाता है। अब नाउ नेक्स्ट है हमारा मर्चेंट। सो अब जो मर्चेंट है ये काफ़ी वेल्दी और इसने काफ़ी अच्छे कपड़े पहन रखे हैं। तो चौसर ने बताया कि देखने में ये बहुत ज़्यादा अमीर और मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मतलब एक हाई रैंक से बिलोंग करता है, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी मतलब कि वो दिखावटी है, ठीक है। और उसने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को दिखावा करना चाहा है। उसने अच्छे कपड़े पहन रखे, ज़्यादा अच्छी तरीके से रहता है और साथ ही साथ उसे अपने काम में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी वो कर्ज में डूबा हुआ है। तो वो ज़्यादातर अपनी सक्सेस के पीछे जो उसकी जो कर्ज हैं उसको छिपाता हुआ, और उसका जो नाम है उसके काम से बिल्कुल अलग है, उससे मिलता जुलता भी नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर मर्चेंट को वो एक ऐसा इंसान दिखाया है जो दिखावा करता है, उसके पास पैसा भी है लेकिन वो प्रॉब्लम्स में भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब मैंसिपल। तो मैंसिपल को ऐसे डिस्क्राइब करा है कि ये एक बहुत ही चालाक और समझदार इंसान है जो कि अपने काम में बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, इसके अंदर बहुत स्किल्स हैं एंड ये किसी से भी डिबेट में जीत सकता है। और साथ ही साथ ये जिनसे ये खरीदता है सामान और जिनको मतलब जिनके लिए काम करता है, चाहे वो लॉयर्स हों या जिनसे काम करता है, तो उन सबको ये मात दे सकता है, इतना इंटेलिजेंट है ये, ठीक है। और ये हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देता है कि ये बेनिफिट कमाए, ठीक है। एंड इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी इसे एक सन की इंसान के रूप में डिस्क्राइब करा है, ठीक है। नेक्स्ट है शिपमैन, जिसे स्कीपर के नाम से भी जाना जाता है, ओके। एंड और ये बहुत ही स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड शिपमैन है जो कि बहुत अच्छी तरीके से जानता है किस तरीके से शिप चलानी है। और शिप चलाते वक्त जो हालात बनते हैं, जैसे समुद्र में तूफ़ान आता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत सारे आइलैंड घूम चुका है, बहुत सारी जगह जा चुका है एंड इसे पता है कि ये सांवले रंग का दाढ़ी वाला इंसान है, ठीक है। सो ये इंग्लैंड के एक डार्टमाउथ नाम की जगह से आया है और इसके पास समुद्र से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज है और इसने इंग्लैंड और स्पेन के आसपास के समुद्र के साथ साथ बहुत अलग अलग समुद्रों में भी जहाज़ चलाए हैं और उनको बचाया भी है समुद्री लुटेरों से और बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। बहुत सारे जो खतरे आते हैं समुद्र में उन सब से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा मिलर। सो ये जो मिलर है ये एक और मेन कैरेक्टर है कैंटरबरी टेल्स के अंदर। सो मिलर के बारे में चौसर ने बताया है कि ये एक बड़ा सा हट्टा कट्टा सा आदमी है जो कि बहुत ही बदसूरत है, मतलब कि इसकी नाक पर लाल बालों से घिरा हुआ मस्सा है और मतलब इस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। और ये पहलवान है एक, ठीक है। इसको बहुत अच्छी पहलवानी आती है, ये दरवाज़ों को उखाड़ देता है, इतनी शक्ति है इसके अंदर, इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करा है, ठीक है। एंड ये एक स्किलफुल पाइपर है जो कि जब तीर्थयात्री शहर से बाहर निकलते हैं तो उस टाइम पे जो बैक पाइप होता है उसे बजाता है ये, ठीक है। और मिलर जो है मतलब जब सबकी बारी आ रही थी कैंटरबरी टेल्स में कहानी सुनाने की, तो मिलर अपनी कहानी मतलब इसकी जो कहानी थी वो बहुत ही हंसी की और बहुत ही अश्लील कहानी थी जिसने सुनाई थी और उसने बहुत ही अश्लील भाषा का यूज़ करा था, ठीक है। तो इसके लिए जाना जाता है मिलर। नाउ नेक्स्ट है अब हमारा रीव। सो रीव के बारे में बताया है कि रीव एक पतला दुबला बूढ़े सा दिखने वाला बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला इंसान है जो कि एक लैंड ओनर के एस्टेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट टेम्पर टाइप का इंसान है, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लोमैन। प्लोमैन की बात करें तो प्लोमैन को चौसर ने डिस्क्राइब करा है एज अ आइडियल एंड वर्चुअस कैरेक्टर, मतलब कि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जेनरस है, ऑनेस्ट है और ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस टाइप का इंसान है जो कि क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता है, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करता है, लोगों का भला करने की कोशिश करता है, चैरिटी के वर्क्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। सो ये पार्सन का भाई है, ठीक है, जो कि एक सिंपल डेडिकेटेड फेथ के साथ अपनी लाइफ जीता है, ठीक है। एंड दूसरों को मदद करता है, दूसरों की सेवा करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी वाइफ ऑफ बाथ। तो ये जो वाइफ ऑफ बाथ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, राय रखने वाली, और ये बहुत ही ज़्यादा वर्ल्डली वूमेन है, मतलब कि सांसारिक। सो अगर हम इसकी बात करें, इसने
पूरी 5 बार शादी कर रखी है, ठीक है। और इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है शादी का, और इसने मतलब कि इसको बताया है कि इसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, ये चौड़ी शरीर की है और इसके दांतों के बीच में गैप है, ठीक है। इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करा है, ओके। और नेक्स्ट है हमारे चौसर द नरेटर, मतलब कि चौसर के बारे में तो हमें पता ही है, ये पिलग्रिम्स के साथ मिले हुए हैं। तो हमने यहाँ पर जितने भी पिलग्रिम्स थे उनके बारे में जान लिया है डिटेल में। और अब हम बात करते हैं पार्टनर्स की टेल के बारे में, ठीक है। पार्टनर ने जो कहानी सुनाई थी वो सुनाते हैं अब हम। मतलब कि जो कंट्री पे लोगों ने डिसाइड करा था कि वो जाते वक्त एक स्टोरी सुनाएंगे जिससे कि सबका एंटरटेनमेंट हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनर है सिर्फ इसकी कहानी बताई है हमारी बुक के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। पार्टनर ने कहानी सुनाई है लालच के ऊपर। इसने शुरू में ही ये चीज़ बोली है कि लालच बुरी बला है, मतलब कि लालच ही सारी बुरे कामों की जड़ होती है। जबकि ये खुद एक ऐसा इंसान है जो इतना ज़्यादा करप्टेड है। हमने इसके बारे में पहले पढ़ा है कि पार्टनर जो है वो पुरानी जो रिलिक्स हैं उनको मतलब कि हड्डियों को बेचता है और बताता है कि ये रिलिक्स हैं, मतलब शेष हैं जो लोगों को पावर देंगे या फिर उन्हें उनकी गलतियों के लिए माफ़ी मिल जाएगी भगवान से। इस तरीके से कह के उन्हें धोखा देके सामान बेचता है, ठीक है। इस सब के बावजूद भी वो अब एक ऐसी स्टोरी सुनाता है जिसके अंदर वो सबसे पहले ये चीज़ बोलता है कि बुराई मतलब लालच सब बुराइयों की जड़ होती है, ओके। तो कहानी शुरू होती है 3 शराबियों से जो कि शराब खाने के पास बैठे हैं और शराब पी रहे हैं। तो तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का आता है और उन्हें बताता है उन्हीं के एक दोस्त के बारे में कि उनके जो एक दोस्त है उसकी डेथ हो गई है। सो अब डेथ के बारे में वहाँ पे बात चलने लगती है कि हाँ आसपास के गाँव में भी काफ़ी डेथ हो रही हैं, ठीक है, मतलब कोई बीमारी फैल रही है, इस तरीके से कुछ ऐसी बातें हो रही थी। तो अब ये जो 3 शराबी थे ये बहुत ही बेकार मतलब कि एकदम घटिया टाइप इंसान थे। तो इन लोगों ने क्या करा, अब ये शराब के नशे में थे, अब ये बोल रहे कि अब हम डेथ को ढूंढने जाएंगे, मतलब कि डेथ ने हमारे दोस्त को मारा है इसलिए हम डेथ को मारने के लिए जाएंगे। तो अब ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं कि हम डेथ को मारने जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे शराब खाने पे जो मास्टर बैठा था उसने बोला भी था कि रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा पागलपन है। लेकिन फिर भी वो लोग रुके नहीं और वो लोग चले जाते हैं। अब जब वो जाते हैं ढूंढने कि वो मौत को ढूंढने जा रहे हैं, मौत को ढूंढ के मारेंगे, उन्होंने ये कसम खा ली। अब रास्ते में जाते हुए उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि उन्हें बोलता है कि मैं तुम्हें मौत की ओर ले जा सकता हूँ, ठीक है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो उसकी तरफ। तो अब ये जो तीनों थे, ये तीनों लोग ये क्या करते हैं, पहले तो उस बुढ़े का ही मजाक उड़ाते हैं कि तुम अभी तक मरे नहीं, इतने बुढ़े हो गए, अभी तक ज़िंदा हो, इस तरीके से उसका मजाक उड़ाते हैं। तो वो बुढ़ा मना करता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं। उसके बाद फिर वो बुढ़ा कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम जो ढूंढ रहे हो उसके पास लेके जाता हूँ। तो अब वो लोग जब उसके साथ आगे जाते हैं तो आगे जाके उन्हें क्या मिलता है कि एक पेड़ के नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है, मतलब कि इतना सारा सोना ही सोना। तो वहाँ पर ये इतनी सारा सोना देखने के बाद इन लोगों के मन में लालच आ जाता है और ये भाग कर वहाँ जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद ये तीनों सोचते हैं कि अगर हम यहाँ से अभी गए तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा कि हमने चोरी करा है, क्या करा है, तो लोग हमसे ये छीन ना लें। इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं कि 2 लोग तो इस सोने के पास रुकेंगे और एक जाके इनके लिए शराब और खाने पीने का सामान लेके आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा ही करते हैं, 2 लोग यहाँ पर रुकते हैं गोल्ड के पास और एक को भेज देते हैं। अब पीछे से ये लोग क्या प्लान बनाते हैं कि ये जो सोना है हमें 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम जो शराब लेने के लिए भेजा इन्होंने उस एक साथी को जान से मार देते हैं, ठीक है, उसका मर्डर कर देंगे, उसको चाकू से मार देंगे, ये इन्होंने प्लान बना लिया। अब यहाँ पर जब उनका वो दोस्त जो शराब और खाना पीना लेके आता है तो ये लोग क्या करते हैं, जैसा प्लान था कि इसको चाकू से मार देंगे तो इन्होंने मार दिया उसे। अब ये खुशी मनाते हैं कि अब तो सिर्फ हमारा ही है, ये सोना हम दोनों का ही है, ठीक है। तो खुशी के मारे जो वो शराब लेके आया था ये लोग उस शराब को पीने लग जाते हैं। अब जैसे ये लोग उस शराब को पीते हैं तो ये लोग भी मर जाते हैं, ये दोनों भी, क्योंकि जो तीसरा गया था वो पहले से ही सोच रखा था कि इन दोनों को मतलब कि सोना देना पड़ेगा, वरना तो एक काम करता हूँ मैं इन दोनों की शराब में जहर मिला देता हूँ जिससे कि ये दोनों मर जाएंगे और ये सारा सोना मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों मर जाते हैं। तो कहानी के एंड में पार्टनर ने बताया कि लालच सभी बुरी चीज़ों की
जड़ होती है, ठीक है। और ये इन तीनों ने लालच करा था इन शराबियों ने, जिसकी वजह से ये तीनों मर गए, ठीक है। और ये इस तरीके से डेथ से मिल गए। तो ये पार्टनर की कहानी थी। ओके, सो पार्टनर की कहानी हो गई है। नाउ इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो बेसिकली अगर हम इस चैप्टर के कंक्लूजन की बात करें तो ये जो जर्नल प्लॉग टू द कैंटरबरी टेल्स है, ये एक 14th सेंचुरी इंग्लैंड की झलक है। और इसके अंदर उस टाइम के जो ऑल क्लासेस ऑफ सोसाइटी थे उनको रिप्रेजेंट करा गया है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, ठीक है। तो चौसर ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को डिस्क्राइब करा, उनके बारे में बताया। एंड वैसे तो जो कैंटरबरी टेल्स है उसके अंदर जितने भी पिलग्रिम्स हैं जिन्होंने कहानी सुनाई वो सारी कहानियाँ हैं, लेकिन हमारी इस बुक के अंदर सिर्फ पार्टनर की कहानी बताई है और पिलग्रिम्स के बारे में बताया है। ओके, तो जितना हमें इस चैप्टर के बारे में जानना था हमने इसके अंदर जान लिया है। सो बेसिकली जर्नल प्लॉग इसके थ्रू चौसर ने हमें 14th सेंचुरी की एक झलक देने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है कि उस टाइम पे लोग कैसे हुआ करते थे, कैसे करते थे, कितने करप्ट हुआ करते थे, ठीक है, और कैसे लोगों को लूटते थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताई है। और ये भी बताया कि कुछ लोग अच्छे भी हुआ करते थे, जैसे नाइट और भी लोग थे, जैसे कि जो लोग सच में ऑनेस्ट लाइफ जीते थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जर्नल प्लॉग टू द कैंटरबरी टेल्स। नाउ नेक्स्ट है हमारी यूनिट 2। तो इसके अंदर हमें सोनेट 1 एरिस्टोफेल एंड स्टेला को पढ़ना है। सो ये जो पोएम है इसके ऑथर फिलिप सिडनी हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1554 से लेकर 1586 तक। ओके, सो ये रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन के टाइम से बिलोंग करते हैं। एंड इसके अंदर हमें पेट्रार्कन सोनेट के बारे में बताया। पेट्रार्कन सोनेट क्या होती है? 14 लाइन्स की पेट्रार्कन सोनेट होती है, जिसको 8 और 6 लाइन में डिवाइड करा जाता है। जो स्टार्टिंग की 8 लाइन होती हैं वो ऑक्टेव कहलाती हैं एंड जो लास्ट की 6 लाइन्स होती हैं वो सेसेट कहलाती हैं। ओके, सो नाउ डायरेक्टली हम एरिस्टोफेल एंड स्टेला सोनेट 1 को डिस्कस करते हैं। ओके, सो नाउ एरिस्टोफेल एंड स्टेला जो है ये 1591 में पब्लिश हुई थी। एंड इसके अंदर 108 सोनेट्स हैं एंड 11 सॉन्ग्स हैं। सो बेसिकली ये 108 सोनेट्स एंड 11 सॉन्ग्स की कलेक्शन है एरिस्टोफेल एंड स्टेला। एंड ये एक लव टेल है, मतलब कि इसके अंदर ये जो एरिस्टोफेल है, एरिस्टोफेल मतलब होता है स्टार लवर एंड स्टेला का मतलब है स्टार। सो बेसिकली यहाँ पर जो नरेटर हैं वो हैं एरिस्टोफेल एंड स्टेला उनकी बिलव्ड है जिसका नाम है पेनेलोप। सो हमारी सोनेट 1 एरिस्टोफेल और स्टेला की सिर्फ इसके अंदर सोनेट 1 बताई है, ठीक है। बाकी की जो सोनेट्स हैं 108 वो सब नहीं बताई हैं। हमारी इस बुक के अंदर सिर्फ हमें सोनेट 1 पढ़नी है एरिस्टोफेल एंड स्टेला की। सो स्टार्ट करते हैं। लविंग इन ट्रुथ एंड फेन इन वर्ड्स माई लव टू शो। तो यहाँ पर जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं, मतलब एरिस्टोफेल बोल रहा है कि मैं अपनी जो प्यार की सच्चाई है उससे बहुत प्यार करता हूँ, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो बिलव्ड है वो मेरे इस प्यार को देखे और शायद वो मेरे ये जो प्यार में जो मैं इसके लिए इतना तड़प रहा हूँ, ये जो मेरा पेन है इसको देखकर शायद उसे थोड़ी खुशी मिले कि कोई इंसान मुझसे इतना प्यार करता है ये चीज़ देखकर, ठीक है। प्लेजर माइट कॉज हर रीड, शायद उसे ये पढ़कर खुशी मिले। मतलब कि यहाँ पर जो ये एरिस्टोफेल हैं, मतलब जो ये हमारे नरेटर हैं, ये अपनी बिलव्ड के लिए पोइट्री लिखना चाहते हैं और उस पोइट्री के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी बिलव्ड के सामने, उसको समझाना चाहते हैं कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। सो लाइन है, प्लेजर माइट कॉज हर रीड, रीडिंग माइट मेक हर नोन, मतलब कि शायद उसे ये पढ़कर खुशी हो और वो जान पाए ये पढ़कर। एंड नॉलेज माइट पिटी विन एंड पिटी ग्रेस ऑब्टेन, मतलब कि पिटी मतलब होता है दया, कि शायद वो जानने के बाद मुझ पर थोड़ी दया कर सके, शायद मैं उसकी थोड़ी दया को जीत पाऊँ, ठीक है, ताकि वो मेरे प्यार को समझ सके और मुझ पर दया कर सके। आई शाउट फिट वर्ड्स टू पेंट द ब्लैकेस्ट फेस ऑफ वाओ, मतलब कि मैं अपना ये जो दुख है, अपने जो प्यार की ये जो पेन है, इसको मैं पेंट करना चाहता हूँ, मतलब कि इसे लिखना चाहता हूँ, ठीक है, अपनी पोइट्री के अंदर उतारना चाहता हूँ। स्टडिंग इन्वेंशन फाइन हर विट्स टू एंटरटेन। सो इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, वो क्लासिकल लिटरेचर को पढ़ रहे हैं, वो दूसरों की जिन दूसरों ने जो पोइट्री लिखी है उनको पढ़ रहे हैं ताकि उनमें से वो कुछ नए वर्ड सीख सके और
मतलब कि कुछ नया तरीके से वो कुछ सीख सकें उन पोइट्रीज में से, जो कि उनके शायद दिमाग में ना आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, क्योंकि वो अपनी बिलव्ड को अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी बिलव्ड के सामने बेस्ट से भी बेस्ट पोइट्री लिखे, ठीक है। एक कुछ अच्छे वर्ड्स उसके अंदर यूज़ करें, ठीक है, ताकि वो क्लियरली उसे बता सके कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। और इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान है, उनके दिमाग में कुछ भी आइडियाज़ क्लिक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये दूसरों की इन्वेंशंस को पढ़ रहे हैं। बट नेक्स्ट लाइन है हमारी, ऑफ्टन टर्निंग अदर लीव्स टू सी इफ dance would flow some fresh and fruitful shower upon my sun brown brain। मतलब कि वो उन किताबों के पन्ने पलटते जा रहे हैं, बट उन्हें ऐसा भी कुछ मिल नहीं रहा है जो वो ठीक से मतलब समझ पाएँ, वो अपने जो उनके मन में जो है, जो वो इमेजिन कर रहे हैं उससे रिलेट कर पाएँ। वो कुछ भी चीज़ें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, दूसरों की बुक्स को पढ़ के, दूसरों के इन्वेंशंस को पढ़ के। तो वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही है दूसरों की चीज़ों में जो वो एक्चुअल में चाहते हैं, ठीक है। सम फ्रेश एंड फ्रूटफुल शावर अपॉन माई सन ब्रून ब्रेन, बट वर्ड्स कम हेल्टिंग फोर्थ वांटिंग इन्वेंशन स्टे। मतलब कि उनके दिमाग में कोई भी ऐसा आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब कि उनके दिमाग में कुछ भी सूझ नहीं रहा है इस टाइम पे। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस भी हैं, क्योंकि वो अपने बिलव्ड के लिए लिख रहे हैं इस वजह से। तो उनको कुछ वर्ड्स अगर आ भी रहे हैं मन में, तो वो रुक रुक के आ रहे हैं, और रुक रुक के भी ऐसे आ रहे हैं कि वो फिर अपनी इमेजिनेशन से उन्हें रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से कोई इन्वेंशन नहीं कर पा रहे हैं वो किसी पोइट्री का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही है उनकी। तो वो दूसरों की बुक्स पढ़ते हो जा रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको कुछ भी रिलेटेबल नहीं लग रहा है, ओके। तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बुक्स पढ़ पढ़ के। नाउ एंड अदर फीट्स स्टिल सेम बट स्ट्रेंजर इन माई वे, दस द ग्रेट विथ चाइल्ड टू स्पीक हेल्पलेस इन माई थ्रोज, बाइटिंग माई ट्रंट पैन एंड बाइटिंग माई सेल्फ फॉर स्पेट। मतलब कि वो इतने ज़्यादा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं और परेशान हो चुके हैं कि मेरे को कुछ भी सूझ नहीं रहा है। वो दूसरों की बुक्स पढ़े जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो परेशान होकर, जैसे हम अपना पेन चबाने लगते हैं, तो वो पेन चबा रहे हैं परेशान होकर कि उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं क्लिक कर रहा है, पढ़कर भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद उनके अंदर से एक फीलिंग आती है, एक अंदर से आवाज़ आती है, एक स्पिरिट जो है अंदर की हमारी आत्मा, वो बोलती है कि यू फूल वाई आर यू लुक अनदर साइड। मतलब कि आप बाहर क्यों देख रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप दूसरों की इन्वेंशंस में क्यों ढूंढ रहे हो। आप वो चीज़ लिखो जो चीज़ आपके अंदर है, जो आप एक्चुअल में फील करते हो, आप उस चीज़ को एक्सप्रेस करो अपने वे में, ठीक है। ये नहीं है कि आप दूसरों के वर्ड्स यूज़ करो, ठीक है। तो इस टाइम पे ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, मेरे मन में जो आएगा मैं वो चीज़ लिखूँगा, ठीक है, मैं दूसरों के इन्वेंशंस से कोई वर्ड्स नहीं लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एरिस्टोफेल हैं फिर अपनी मन की स्थिति को शांत करते हैं, और फिर उनके मन में जो वर्ड्स आते हैं फिर उनको लिखते हैं वो, ठीक है। तो इसी के साथ सोनेट 1 कंप्लीट होती है हमारी। सो नाउ अब हम बात करते हैं हमारी पैशनेट मैन पिलग्रिमेज की, जिसके ऑथर हैं वॉल्टर रेली। सो वॉल्टर रेली का टाइम पीरियड है 1554 से लेकर 1618 तक, एंड ही वॉज एन इंग्लिश कोटीरियर, एक्सप्लोरर एंड हिस्टोरियन, एंड ऑल्सो ये पोइट्री भी कंपोज करते हैं, ठीक है। नाउ अब सीधा हम इनकी पैशनेट मैन पिलग्रिमेज पे चलते हैं, जो कि 1604 के अंदर पब्लिश हुई थी, ओके। सो बेसिकली अगर इस पोएम की बात करूँ तो ये 1603 के अंदर कंपोज हुई थी, पब्लिश हुई थी 1604 के अंदर। तो अगर हम बात करें इसकी जो फर्स्ट 6 लाइन्स हैं पोएम की लाइन्स हैं, गिव मी माई स्कल्फ शेल ऑफ क्वाइट, माई स्टाफ ऑफ फेट टू वॉक अपॉन। सो अगर हम बात करें, ये जो लाइन इसने बोली है गिव मी माई स्कल्फ ऑफ क्वाइट, तो बेसिकली इसके अंदर जो स्पीकर है वो पीस के लिए बोल रहा है, और जो पिलग्रिम स्कल्फ शेल है वो सिंबलाइज करता है कि वो मतलब स्पिरिचुअल जर्नी के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि हेवन की तरफ जाती हैं, ठीक है, जो मतलब कि उसे आफ्टर लाइफ ले जाने वाली हैं, ठीक है। आगे जो वो लाइंस बोलता है, माई स्टफ ऑफ फेथ टू वॉक अपॉन, मतलब कि इसके अंदर जो फेथ है उसको सिंबलाइज करा गया है एज अ स्टफ, मतलब कि विश्वास की लाठी हम कह सकते हैं,
ठीक है। तो इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो अपनी स्ट्रेंथ के लिए स्टफ़ के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर हम कहें कि हम किसी जर्नी पर जाते हैं, कहीं दूर पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं या कुछ भी, तो उसमें अगर हम जो स्टफ़ होती है मतलब कि लाठी होती है उसकी हेल्प लेते हैं तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, ठीक है। हमें मतलब एक स्ट्रेंथ मिलती है आगे बढ़ने की और ज़्यादा। तो वही चीज़ एज ए मतलब फेथ को सिंबलाइज करा गया है एज अ टफ, मतलब कि जब फेथ रहेगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे वो अपनी लाइन्स में बोलता है, माई स्क्रिप्ट ऑफ जॉय इमोर्टल डाइट। मतलब कि स्क्रिप्ट की बात करें तो ये एक स्मॉल बैग होता है जो कि पिलग्रिम्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इमोर्टल डाइट फील्ड होती है, ठीक है, जो कि सिग्निफाई करती है एक स्पिरिचुअल सब्सटेंसेस को, जो कि एटर्नल जॉय होता है, मतलब कि जो चीज़ आफ्टर लाइफ ज़रूरत होती है। मतलब कि वो अपने साथ खुशी और एक नरिशमेंट साथ लेके जाना चाहता है, ठीक है। एक मतलब जो शांति भरी जो खुशी होती है वो साथ लेके जाना चाहता है। आगे वो बोलता है, माई बोटल ऑफ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन का मतलब होता है मोक्ष। तो इसके अंदर उन्होंने एक बोतल से मोक्ष को कंपेयर करा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मतलब ऐसे सिंबलाइज करा गया है एज अ वाटर, जो कि लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट को, ठीक है। आगे बोलता है, माई गाउन ऑफ ग्लोरी होप्स ट्रू गेज एंड दस आई टेक माई पिलग्रिमेज। इसका मतलब है कि जो उसकी ग्लोरी का गाउन है और जो ट्रू गेज का जो होप है उसको लेने के बाद वो अपनी जो आगे की पिलग्रिमेज है, मतलब आगे की जो यात्रा है वो पूरी करेगा। तो बेसिकली जो गाउन ऑफ ग्लोरी है, मतलब जो स्पीकर है वो भी बता रहा है, जो गाउन है उसे सिंबलाइज करा है एक डिवाइन ग्लोरी से और होप से। वो ये चीज़ कहना चाह रहा है कि भगवान अगर उसे वो डिवाइन ग्लोरी दे देंगे, मतलब डिवाइन ग्लोरी और होप वाली गाउन दे देंगे, जिसे उसने मतलब सर्व करा एज अ गारमेंट की वो कपड़े हैं, ठीक है, डिवाइन ग्लोरी और होप, जिसे वो अपने आफ्टर लाइफ पहन सके। और उसके बाद वो इन सारी स्पिरिचुअल टूल्स को इकट्ठा करने के बाद ये मतलब स्पीकर डिक्लेयर करता है कि वो अपनी जो आगे की जर्नी है आफ्टर लाइफ की उसको स्टार्ट कर पाएगा। नाउ आगे की लाइंस देखें, 7 से लेके 18 तक लाइंस। सो लाइंस है आगे, ब्लड मस्ट बी माई बॉडी ब्लेमर, नो अदर ब्लेम विल देयर बी गिवन। इसका मतलब यहाँ पे जो ये ब्लड मस्ट बी माई ब्लड ब्लेमर है, इसमें जो स्पीकर हैं जो बोल रहे हैं उनको पता है कि जो ब्लड है वो ही हमारे बॉडी को हील कर सकता है, वही हमारी बॉडी को प्रिजर्व कर सकता है। परहैप्स मतलब कि शायद से वो हमें जो क्राइस्ट का सेक्रीफाइस है उसे रेफर कर रहे हैं, और जो डेथ की जो नेसेसिटी है वो उस चीज़ को बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। और नो अदर ब्लेम विल देयर बी गिवन, मतलब कि जो डेथ है सिर्फ वो ही एक मात्र रेमेडी हो सकती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है, जो हमें हील कर सकती है। उसके अलावा और कोई हील करने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, और कोई रेमेडी नहीं है, यही एक रेमेडी है। आगे वो बोलते हैं, विस्ट माई सोल लाइक अ क्वाइट प्रामर ट्रेवल टूवर्ड्स द लैंड ऑफ हेवन। मतलब कि यहाँ पर जो हमारे नरेटर हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि उनकी जो सोल है वो एक पामर की तरह है। पामर कौन है? वो एक पिलग्रिम है जो शांति से अपनी डेस्टिनेशन तक जाता है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो शांति से ट्रैवल करके जाता है। और ये बात बोल रहे हैं कि उनकी जो सोल है, उनकी सोल की जो डेस्टिनेशन है वो है हेवन, मतलब कि सोल की डेस्टिनेशन होती है हेवन। तो वो जो बोल रहे हैं, स्पीकर बोल रहे हैं कि जो उनकी जर्नी है वो उनकी हेवन तक है, ठीक है, उनका जो पिलग्रिमेज है वो हेवन तक है, ठीक है। तो फिर आगे की लाइंस में वो मतलब बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि मैं सिल्वर के माउंटेन्स पे जाऊंगा, मतलब कि ओवर द सिल्वर माउंटेन्स वेयर द स्प्रिंग नेक्टर फाउंटेन्स। मतलब कि यहाँ जो सिल्वर माउंटेन्स है वो मतलब सिंबलाइज कर रही हैं जो हेवन है। हेवन हमें पता है कि हेवन को बोला जाता है बहुत सुंदर जगह, वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे ये बोला है कि वहाँ पे सिल्वर माउंटेन्स के ऊपर, और जहाँ पर मतलब कि नेक्टर फाउंटेन होगा, मतलब कि अमृत का झरना होगा, ठीक है, हेवन के अंदर, जो कि सिंबलाइज करता है जॉय को, ठीक है। आगे बोलते हैं, एंड देयर आई विल किस द बाउल ऑफ ब्लेस एंड ड्रिंक माइन एवरलास्टिंग फिल अपॉन एवरी मिल्क एंड हील। मतलब कि वो इसके अंदर कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जाके वो अपने जो कप ऑफ ब्लिस है उनको किस करेंगे, मतलब कि अगर हम बोलें तो वो रिप्रेजेंट करते हैं जो रिवॉर्ड है एटर्नल लाइफ का, ठीक है।
और वहाँ पे जाके मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और वहाँ पे जाके वो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। सो आगे बोलते हैं वो, माई सोल विल बी अ ड्राई बिफोर बट आफ्टर इट विल थर्स्ट नो मोर। मतलब कि इसके अंदर जो स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि जब तक वो हेवन तक नहीं पहुँचेंगे उनकी जो सोल है वो डिवाइन फुलफिलमेंट के लिए थर्स्ट रहेगी, मतलब कि प्यासी रहेगी जब तक उसे मतलब वो डिवाइन फुलफिलमेंट नहीं मिल जाती। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब हेवन के अंदर जब वो पहुँच जाएंगे, उसके बाद उनकी जो सोल है वो कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हो जाएगी उस चीज़ से। मतलब कि उनकी जो सोल है अब वो मतलब वहाँ पर पहुँचने के बाद स्पिरिचुअली ट्रस्ट नहीं रहेगी, ठीक है, और मतलब स्पिरिचुअली ट्रस्ट फील नहीं करेगी। ओके, तो ये कहना चाहते हैं बेसिकली वो। फिर आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं, एंड बाय द हैप्पी ब्लिसफुल वे मोर पीसफुल पिलग्रिम्स आई शैल सी दैट हैव शूक ऑफ देयर गाउन्स ऑफ क्ले एंड गो अप्रैल फ्रेश लाइक मी। मतलब कि मैं और भी ज़्यादा खुशी से भरे हुए रास्ते पे और भी जो मतलब पीसफुली जो पिलग्रिम्स जा रहे होंगे उनको देखूंगा, जिन्होंने उसी की तरह जैसे उसने जो मतलब यहाँ के अर्थ के जो कपड़े हैं उनको छोड़कर जो स्पिरिचुअल कपड़े, जो मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में वो बोल रहे थे कि जो ग्लोरी गाउन होती है, मतलब कि डिवाइन गाउन जिसमें शांति होती है, ठीक है, वो वाले कपड़े उन्होंने भी पहन लिए हैं, जैसे कि हमारे ये जो स्पीकर हैं इन्होंने पहने हैं उसी तरह से। आगे वो बोलते हैं, आई विल ब्रिंग देम फर्स्ट टू स्लेक देयर थर्स्ट एंड देन टू टेस्ट दोज नेक्टर सकट्स at the clear wells where sweetness dwells drawn up by scents in crystal buckets। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि पहले मैं उनको लेके जाऊंगा उनकी प्यास बुझाने के लिए, मतलब कि वहाँ पर जो नेक्टर मतलब कि अमृत जो वहाँ पर है, जो हमें वो स्टार्टिंग में पूरा बता रहे थे हेवन के बारे में कि वहाँ पर सिल्वर के पहाड़ होंगे और वहाँ पे नेक्टर होगा, मतलब नेक्टर के फाउंटेन होंगे, मतलब कि जो अमृत होता है वो होगा वहाँ पे। तो वो वही चीज़ कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को भी वहाँ पर लेके जाऊँगा उनकी भी प्यास बुझाने के लिए, ठीक है, उनको भी ये अमृत का स्वाद चखाने के लिए। और जो वहाँ पे जो क्लियर वेल्स है, मतलब जो साफ़ कुएँ हैं वहाँ पर जहाँ पे मिठास बसती है, मतलब वो कहना चाहते हैं जहाँ पे उन्हें स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और खुशी मिलेगी एक तरीके से, ठीक है। जो वहाँ पर संतों ने जो क्रिस्टल बकेट्स जो होती हैं उनको तैयार किया हुआ है, ठीक है, जिनके अंदर वो नेक्टर होता है, तो वो उन लोगों को भी वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। आगे की लाइंस में वो बोलते हैं, एंड वैन आर बोटल्स एंड ऑल वी आर फिल्ड विथ इमोरलिटी देन द होली पाथ वी ट्रेवल and strewed with rubies thick as a grave, ceilings of diamond and shifting floors, high walls of coral and the pearls wore। तो इसके अंदर बेसिकली वो कह रहे हैं कि जब उनकी बोटल्स और जो वो लोग हैं वो लोग इमोरलिटी से भर जाएंगे, मतलब इमोरलिटी मतलब होता है अमरता, तो उसके बाद वो होली पाथ पर चलेंगे, मतलब कि पवित्र पाथ पर चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर वो मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि जो हेवन में होता है जैसे कि मतलब डायमंड की छत होंगी और जो फ्लोर होगा वो शैफरिंग का होगा, मतलब कि नीलम का फर्श, और हाई वॉल्स होंगी क्रोल की, और पर्ल्स बोर होगी मतलब मोती के कुंज होंगे। सो ये सारी चीज़ें वो डिस्क्राइब कर रहे हैं हेवन के बारे में, ठीक है। फिर आगे के लाइन्स में वो बोलते हैं, फ्रॉम डेंस टू हेवन ब्रेवलेस हॉल देयर नो करप्टेड वॉइस ब्रोल no conscience molten into gold, no work accrues both and sold। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि स्वर्ग के अंदर कोई भी रिश्वत नहीं लेता, मतलब स्वर्ग का जो हॉल है वहाँ पर कोई भी रिश्वत नहीं लेता, और ना ही यहाँ पर कोई भी करप्टेड होता है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे कोई भी करप्टेड आवाज़ लड़ती हैं, और ना ही कोई कॉन्साइंस सोने में पिघला हुआ है, और ना ही कोई ख़रीदा गया है या बेचा गया है, कोई झूठा आरोप लगाने वाला, ठीक है, और ना ही कोई इसमें मतलब कि कोई केस इसमें रोका नहीं गया है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर मतलब बेफालतू में मतलब जो जर्नी है वो वेस्ट हो रही है, ठीक है। फिर आगे की लाइन्स में बोलते हैं, फॉर क्राइस्ट इज अ किंग अटर्नी हु प्लेड्स फॉर ऑल विदाउट डिग्रीज एंड ही हैड एंजल्स बट नो फीस व्हेन द ग्रैंड 12 million jury of our seen and sinful fury against our soul black regret gave Christ placed his death and then we
लाइफ। इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मतलब ऊपर हेवन के अंदर जो क्राइस्ट हैं वो किंग के अटर्नी है, मतलब कि किंग के वकील हैं वो वहाँ पर, ठीक है, जो कि हमें मतलब हेल्प करते हैं बिना किसी डिग्री के, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं सबकी, मतलब कि वहाँ पे सबके वो वकील हैं, ठीक है। और उनके पास एंजल्स हैं बट उनकी कोई फ़ीस नहीं है, मतलब वो फ़ीस नहीं लेते किसी के लिए भी, किसी का केस लड़ने के लिए, बट वो सबकी हेल्प करते हैं, ठीक है। और मतलब कि इतने ज़्यादा जो ग्रैंड 12 मिलियन जरी है जिनके जो पाप हैं, उनके पाप देखकर जब उनको सज़ा दी जाती है, तो जो क्राइस्ट हैं वो अपनी डेथ की मतलब प्लेज दे रहे, मतलब कि दलील देते हुए, और फिर वो मतलब हम भी बचा लेते हैं, फिर हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। फिर उसके आगे वो वही मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं कि वो जो क्राइस्ट हैं वो बहुत अच्छे वकील हैं, सबकी हेल्प करते हैं, उनकी वजह से सबको सेलिब्रेशन मिलती है, मुक्ति मिलती है, ठीक है। और वो कोई मतलब ऐसे रिश्वतखोर वकील नहीं है, ठीक है, मतलब उसके साथ वो न्याय करते हैं। तो वो ये चीज़ वॉल्टर रेली मतलब कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं। उसके बाद आगे वो कहते हैं कि एंड दिस इज़ अ माई एटर्नल अपील टू हिम दैट मेड हेवन अर्थ एंड सी, seeing my flesh must die so soon, and want I had to dine next noon, just at the stroke when my veins start and spread, and set on my soul an everlasting head. Then am I ready like a palmer fit to trade those blessed paths which before I write. इसका मतलब ये है कि और मेरी ये मतलब एटर्नल प्रार्थना है, मतलब शाश्वत प्रार्थना है उससे जिसने हेवन को बनाया, अर्थ को बनाया और सी को बनाया है, ये देखते हुए कि मेरा जो शरीर है वो मतलब बहुत जल्दी मर जाएगा और मुझे नेक्स्ट नून में खाना खाने के लिए एक हेड चाहिए, ठीक है। उस समय पर जब जो मेरी वेन्स हैं, मतलब कि नसें शुरू होती हैं और स्प्रेड होती हैं, ठीक है, और मेरी सोल पर एक एवरलास्टिंग हेड लगाकर, ताकि जो मैं हूँ वो मतलब रेडी हो सकूँ लाइक अ प्लामर फिट, ठीक है, मतलब एक प्लामर की तरह बन सकूँ मैं, ठीक है। और जो उसने जो बेस्ट पाथ बताए थे, ठीक है, उन पर वो चल सके जो कि उसने पहले लिखे थे, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो वॉल्टर रेली हैं, कि मतलब जो गॉड हैं वो उनसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उन्हें इस तरीके से बनाए, मतलब उनकी जो सोल है उनको पीस दे, और एक जो स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है वो ये चाहते हैं गॉड से, ठीक है, कि वो चाहते हैं कि आफ्टर लाइफ वो मतलब खुश रहें और उनकी आत्मा को शांति मिले, और वो एक मतलब खुशी के साथ, एक नरिशमेंट के साथ हेवन में जाएं, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो ये जो पैशनेट मैन पिलग्रिमेज है ये दिखाता है जो रैली के जो डीप थॉट्स हैं अबाउट लाइफ, डेथ एंड द जर्नी ऑफ रिडेम्पटेशंस, ठीक है, और जो जिनके थ्रू वो सिंपल इमेजेस को एक्सप्रेस करते हैं, उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग विश है फॉर पीस एंड सेलिब्रेशन मतलब मोक्ष, ठीक है, वो हाईलाइट करते हैं आफ्टर लाइफ के बारे में, ठीक है। उनके जो बिलीव्स हैं कि मतलब लाइफ एज अ जर्नी टुवर्ड्स द आफ्टर लाइफ, मतलब आफ्टर लाइफ के बाद जब वो मतलब एक हेवन की जर्नी पे जाएंगे, ठीक है, उनकी जो इमेजिनेशन है वो सारी चीज़ें उन्होंने हाईलाइट की है इसके। सो नाउ अब हम अपने यूनिट 2 की 4th जॉन डन की पोएम 1 सनराइजिंग को स्टार्ट करते हैं। पोएम है सनराइजिंग, वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ ये जो पोएम है हमारी सनराइजिंग, ये एक मॉर्निंग लव सॉन्ग है, जिसके अंदर जो हमारे पोएट हैं जॉन डन, वो एज अ लवर ये बात बोल रहे हैं सन से कि जो तुम रोज मुझे मेरी लवर से सेपरेट करने के लिए आ जाते हो, हमें परेशान करने के लिए आते हो, हमें डिस्टर्ब कर देते हो, कि जो हमारी जो नाइट का जो प्लेजर होता है मेरी बिलव के साथ, उसे ख़त्म कर देते हो जब तुम आते हो डे ब्रेक के साथ, ठीक है। और इसके अंदर वो कहते हैं कि तुम हमारे पास कर्टन्स के थ्रू आते हो, विंडोज़ के थ्रू आते हो, मतलब जब सुबह सुबह जब दिन निकलता है, जब सूरज आता है, तो विंडोज से, कर्टन से हमारे ऊपर जो धूप आती है उससे हम जो उड़ जाते हैं सोते हुए, वो ये चीज़ कह रहे हैं पोएट कि तुम हमें विंडोज़ के थ्रू, कर्टन्स के थ्रू परेशान करते हो, मेरी लवर को मुझसे अलग करते हो, ठीक है, और इंटरफेयर करते हो हमारी लव मेकिंग में। तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से वो जो हमारे पोएट हैं वो सन को एज अ मतलब बिजी ओल्ड फूल बोल रहे हैं, ठीक है। और आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं कि तुम हमें परेशान मत करो, मतलब कि वो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सन को इंस्ट्रक्ट करते हुए कह रहे हैं
कि तुम हमें परेशान मत करो, तुम जाके उन्हें उठाओ, उन्हें परेशान करो जो कि बच्चे स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं उन्हें उठाओ, और जो वेरियस ट्रेड्स मतलब काम पे जाते हैं उनको उठाओ, और जो हंट्समैन हैं उनको उठाओ, जो क्योंकि जो राजा हैं वो हंटिंग पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, इस वजह से उन्हें उठाओ जो हंट्समैन हैं उनके कोर्ट के। और जो कंट्री की जो आंट्स हैं उनको हार्वेस्टिंग के लिए भेजो, ठीक है, उनको उठाओ जाके। सो इसके अंदर जो कंट्री की आंट्स हैं उन्हें मतलब वो रेफर करती हैं रियल इंसेक्ट आंट्स, और जो मतलब फील्ड्स के जो लेबर होते हैं फार्मर हैंड्स जो एग्रीकल्चर में मदद करते हैं, ठीक है, तो उनको मतलब ये रेफर करते हैं बेसिकली, ठीक है। और इसके अंदर जो कोर्ट हंट्समैन है वो जो किंग्स जेम्स हैं उनको रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जो किंग्स जेम्स हैं उन्हें हंटिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है, इसलिए वो जो हमारे जॉन डन है वो ये वाली बात बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। सो इसके अंदर जो सन है वो सिंबल है लाइफ का, ठीक है। और आगे पोएट बोलते हैं कि वो जो उनका जो लव है वो एटर्नल है, मतलब कि वो किसी भी टाइम का सीजन का स्लेव नहीं है, मतलब किसी भी मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम वो लव नहीं कर सकते या मतलब कोई भी टाइम उन्हें रोक नहीं सकता लव करने से, ठीक है। सो उनका जो लव है वो किसी भी सीजन में हो सकता है, कोई भी क्लाइमेट हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइम हो सकता है, तो वो कोई भी चीज़ उनके लव को रोक नहीं सकती। और फिर आगे वो बोलते हैं द बीम सो रिवन एंड स्ट्रॉन्ग व्हाई शुडंट यू थिंक, मतलब कि वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है, तुम्हारी जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मतलब वो सन से कह रहे हैं कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो बीम्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। I could eclipse and clothe them with a wink, but I would not lose her sight so long. मतलब कि वो कह रहे हैं पोएट कि मैं सिर्फ एक पलक झपकाऊंगा और तुम्हारी जो बीम्स हैं वो मेरे तक आ ही नहीं पाएंगी, मुझे मतलब तुम्हारी बीम्स दिखाई ही नहीं देंगी, अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें जो सन की बीम्स होती है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं, पोएट कह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा, जो मैं अपनी बिलव को देख रहा हूँ वो मतलब मैं उसे लूज़ कर दूंगा, मतलब कि मैं उसे खो दूंगा कुछ सेकंड के लिए भी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो कुछ सेकंड के लिए भी अपनी जो बिलव्ड है उसे ना देखें, ठीक है, उन्हें मतलब वो उसे देखने से रह जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ ऐसा, कि हाँ मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं तुम्हारी बीम्स को मतलब ना देखूं, एक ब्लिंक में ही मैं तुम्हारी जो बीम्स हैं उनको झेल सकता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी बिलव तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। सो इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंड टाइम लुक एंड टू टुमारो लेट टेल मी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि उनकी जो बिलव्ड है उसकी आंखें इतनी ज़्यादा ब्राइट और मतलब इतनी ज़्यादा सुंदर हैं कि अगर तुम उसकी आंखों में देखोगे तो तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए मतलब कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो जाएगा, तुम्हें उसकी आंखों में खो जाओगे। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर हम सन की तरफ थोड़ी देर देखते हैं तो हमें सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है, तो उसके अपोजिट ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बिलव्ड को देखोगे, मेरी बिलव्ड की आईज में देखोगे, तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। तो इस तरीके से वो अपनी जो बिलव्ड है उसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। और वो उससे कह रहे हैं कि तुम जाओ और वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन वी वर थॉट लेफ्ट देम और लाई हेयर विथ मी, मतलब कि वो कह रहे हैं कि तुम जाके अर्थ का एक चक्कर लगा के आओ और देख कर आओ सारे में, ठीक है। मतलब कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक यहाँ पे जो इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन बोला गया है, उसका मतलब ये है कि जो हमारे ईस्ट में है, ईस्ट में स्पाइसेस हैं, ठीक है, और जो वेस्ट है उसमें माइंस है वो सारी। इस वजह से वो कह रहे हैं कि तुम ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा एक चक्कर लगा के आओ अर्थ का, और उससे तुम्हें पता चलेगा कि मेरे पास जो खुशी है इस टाइम वो किसी के पास नहीं है। मतलब कि मैं इस टाइम मतलब अपनी जो बिलव के साथ है, पोएट वो कह रहा है कि किसी भी किंग से ज़्यादा पावरफुल वो है, मतलब कि सारी दुनिया के जितने भी किंग्स हैं उन सबसे ज़्यादा पावरफुल सिर्फ हमारे जो ये पोएट है वो है, क्योंकि उनकी जो बिलव्ड है वो सब कुछ है। मतलब कि जो उनकी बिलव्ड है, उनकी बिलव्ड ऑल स्टेट्स हैं, और वो जो हैं पोएट वो उनके प्रिंस है, सॉरी, ठीक है। और वो इस टाइम किसी भी प्रिंसेस से, मतलब कि कोई भी प्रिंस हो, उन प्रिंस से और मतलब किसी से भी किंग से, उन सबसे ज़्यादा वो पावरफुल है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और वो जो अपनी बिलव के साथ हैं इसलिए।
और उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस दुनिया में कोई भी नहीं है, मतलब अपनी बिलव्ड से ज़्यादा उनके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो अपनी बिलव्ड से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये बात मतलब इस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। और उनकी वो ये बोल रहे हैं जो प्रिंस वगैरह होते हैं और भी लोग, वो हमारी नकल करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कह रहे हैं कि सब कुछ हम में ही है, हमसे ही चल रहा है सब कुछ। और जो प्रिंस हैं वो उनकी जो मतलब जितनी भी रिस्पेक्ट है, जितना भी वेल्थ है, सारी चीज़ें बेकार है, मीनिंगलेस है, ठीक है। और आगे वो बोलते हैं सन अर्थ हाफ इज हैप्पी एज वी एंड द वर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टेड डज। मतलब कि वो कह रहे हैं हमारे पास जितनी खुशी है अभी, मतलब मेरे पास और मेरी बिलव्ड के पास जितनी खुशी है अभी कि हम दोनों साथ हैं, जो खुशी मिल रही है उन्हें, उतनी खुशी मतलब वो सन को कह रहे हैं तुम्हारे पास उसकी आधी भी इतनी खुशी नहीं होगी, मतलब जितनी हमारे पास है उसकी आधी खुशी भी तुम्हारे पास नहीं होगी, ठीक है। और वो बोलते हैं ये जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे अंदर ही सिमटा हुआ है, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही सुपीरियर हैं, मतलब मेरी लवर और मैं, ठीक है। क्योंकि लव उन्होंने मतलब इसके अंदर जो लव है, लव को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया है इसके अंदर, कि लव के अंदर ही सब कुछ है। तो वो कह रहे हैं मेरी जो बिलव्ड मेरे साथ है इसमें ही पूरी दुनिया सिमटी हुई है, ठीक है। आगे वो बोलते हैं सन को कि thine age ask easy and since the duties be to warm the world that done is warming us shine here us too and those art everywhere this bad the center is these wars and the spears। तो अब क्या कह रहे हैं हमारे पोएट, वो कह रहे हैं सन से कि अब जो तुम्हारी उम्र है वो बढ़ गई, मतलब कि तुम्हारी एज हो गई है ऐसी कि जो तुम्हारी एज है वो कंफर्ट मांगती है, ठीक है, मतलब आराम मांगती है। और जो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, इस पूरी दुनिया को वार्म करना, इस पूरे वर्ल्ड को वार्म करना। सो जैसे कि हमने मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब पहले की लाइन्स में उन्होंने बोला कि ये पूरी दुनिया हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही मतलब समाई हुई है। तो तुम हमें ही वार्म करो, तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो शाइन है वो सारी जगह फैल जाएगी। अगर तुम हमें वार्म करोगे तो तुम्हारी जो वार्म जो तुम्हें फैलानी है पूरी दुनिया में वो सारी दुनिया तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तुम हमारे ऊपर शाइन करो, पूरी दुनिया तक शाइन पहुंचेगी, क्योंकि पूरी दुनिया तो हमारे अंदर ही सिमटी हुई है इसलिए। और तुम्हें मतलब जो घूमना है, मतलब तुम मान लो कि जो तुम्हारा सेंटर है जिसके चारों तरफ तुम्हें चक्कर लगाना है वो हमारा बेड है, ठीक है। और जो तुम्हारी ऑर्बिट्स मतलब जो जिसके अंदर तुम्हें घूमना है वो तुम मान लो हमारी इस कमरे की जो वॉल्स हैं वो तुम्हारा ऑर्बिट है जिसके अंदर तुम्हें घूमना है। क्योंकि अगर तुम हमारे तरफ घूमोगे, हमारे चारों ओर घूमोगे तो इस पूरी दुनिया की तरफ मतलब तुम घूम रहे हो, तुम्हारी जो वार्म है और जो तुम्हारी शाइन है वो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी अगर तुम हमारे ऊपर करोगे, क्योंकि हमारे अंदर ही सारी दुनिया सिमटी हुई है। तो इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट होती है। सो बेसिकली इसके अंदर क्या है, जो जॉन डन है उन्होंने लव को सुपीरियर बताया है। उन्होंने बताया है कि जो उनका जो लव है उनके लिए सब कुछ है। तो इसी के साथ हमारी पोएम एंड होती है। नाउ अब नेक्स्ट पोएम है जॉन डन की द कैनोनाइजेशन। द कैनोनाइजेशन, तो हमारी ये जो पोएम है द कैनोनाइजेशन ये जॉन डन ने लिखी है, ठीक है। और हमारे ये जो जॉन डन है ये एक मेटाफिजिकल पोएट है। सो बेसिकली अगर मैं इस टाइटल की बात करूँ कैनोनाइजेशन की, तो कैनोनाइजेशन का मतलब वो होता है कि चर्च के अंदर जब किसी डेड पर्सन को संत की उपाधि दी जाती है, मतलब उसे संत बनाया जाता है, ठीक है, उसकी डेथ के बाद, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम द कैनोनाइजेशन को। सो इसके अंदर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं फॉर गॉड से होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, मतलब कि भगवान के लिए चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो, ठीक है। और चाइड माई प्लासी और माई गॉड माई 5 ग्रे हेयर्स और रुइन फॉर्चून फ्लोर, ये कह रहे हैं कि या फिर मेरे जो मतलब शरीर के लड़खड़ाहटपन है और जो मेरे घुटनों में दर्द है और जो मेरे सफ़ेद बाल हैं और या फिर मेरे जो खराब भाग्य है उसका मजाक उड़ा लो तुम, ठीक है। या फिर तुम एक काम करो, अगर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो तुम वेल्थ कमा लो या फिर अपनी जो माइंड है उसको आर्ट से इम्प्रूव कर लो या फिर कोई ऐसा कोर्स कर लो जो मतलब कि तुम्हें मतलब आगे बढ़ा सके, मतलब तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प कर सके, तुम्हारी फ्यूचर बन सके, ठीक है। या फिर तुमसे ये भी नहीं हो रहा है तो ऑब्जर्व करो हिज ऑनर एंड हिज ग्रेस, मतलब जो रॉयल लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा है उन लोग को ऑब्जर्व करो। और द किंग रियल और हिज स्टैम्प्ड फेस कॉन्टेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव सो यू विल लेट मी लव, मतलब कि पोएट कह रहे हैं कि
चाहे तुम मतलब खुद को किंग मान लो, जो मतलब स्टैम्प फेस होते हैं उनकी तरह अपने आप को किंग मान लो, कंटेम्पलेट कर लो। कंटेम्पलेट मतलब कि इमेजिन कर लो, ठीक है, कि तुम किंग हो, या फिर मतलब तुम्हें जो करना है वो करो, व्हाट यू विल अप्रूव, ठीक है। सो यू विल लेट मी लव, मतलब कि बस तुम मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं प्यार कर सकूँ, ठीक है, मुझे लव करने दो, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, ये करना चाहते हैं इसके अंदर। आगे बोलते हैं अलास अलास यू इंजर्ड बाय माई लव, वॉट मर्चेंट शिप्स हैव साइड ड्रोन्ड। मतलब कि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि किसको मतलब मेरी प्यार करने से किसको हर्ट हो रहा है, किसको तकलीफ हो रही है। क्या मेरे प्यार करने से जो मर्चेंट्स की जो शिप है वो मतलब डूब रही है, या फिर जो से माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड, मतलब कि मेरे जो आंसू हैं उनसे बाढ़ आ रही है, मतलब लोगों के जो घर हैं वो बह रहे हैं, या फिर व्हेन डिड माई कोल्ड्स ऑफ फॉरवर्ड्स स्प्रिंग रिमूव, या फिर मैं मतलब मेरा प्यार इतना ठंडा है कि जो स्प्रिंग है मैं उसको रिमूव कर रहा, मतलब स्प्रिंग जा रही है मेरे प्यार से क्योंकि ठंड आ रही है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है। वो कह रहे हैं व्हेन डिड द हीट विच माई वीन्स फील एड वन मोर टू प्लग बिल, मतलब कि मेरी जो वीन्स के अंदर मतलब नसों के अंदर जो गर्मी है वो इतनी तो नहीं है कि जो प्लग में मतलब जो लोग मर रहे हैं उनको मतलब उनकी लिस्ट में और लोग जोड़ रहे हैं मेरी वजह से, ठीक है, मेरी वीन्स की हीट की वजह से, ठीक है। सो मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, और मतलब इसके अंदर कह रहे हैं इस वाले स्टैंजा के अंदर कि मेरे प्यार करने से किसको दिक्कत हो रही है, किसको हर्ट हो रहा है, क्या मेरे प्यार करने से जो मर्चेंट्स हैं उनकी शिप डूब रही है, या फिर मेरे आंसुओं से बाढ़ आ रही है जो लोगों का घर बहा रही हो, या फिर मेरी वजह से स्प्रिंग रिमूव हो रही है मतलब स्प्रिंग जा रही है, या फिर जो प्लग में जो लोग मर रहे हैं वो लोगों की लिस्ट और ज़्यादा बढ़ रही है, मेरी वजह से क्या हो रहा है, मेरे प्यार करने की वजह से। आगे बोलते हैं सोल्जर्स फाइंड स्वॉर्ड्स एंड लॉयर फाइंड आउट स्टिल लिटिगियस मैन विच विल मूव थॉट शी एंड आई डू लव, मतलब कि अभी भी जो सोल्जर्स हैं वो जंग लड़ रहे हैं, और जो लॉयर्स हैं उनको ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको अपना मतलब केस लड़वाना है, मुकदमा दायर करना है, ठीक है, और थॉट जो मैं और मेरी जो बिलव्ड हैं वो प्यार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब कोई भी हर्ट नहीं हो रहा है, जिसको जो करना है वो कर ही रहा है, तो हमें अकेला छोड़ दो, हमें प्यार करने दो, ठीक है। आगे बोलते हैं कॉल अस व्हाट यू विल वी आर मीट सच बाय लव, कॉल हर वन मी अनदर फ्लाई वी आर टेपर टू एंड आवर ओन कोस्ट टाई, मतलब कि तुम हमें जो बोलना चाहते हैं वो बोलो, हम अपने प्यार की वजह से बनी हैं, ठीक है, हम अपने प्यार से बने हैं। कॉल हर वन और मी अनदर फ्लाई, मतलब कि आप चाहे मुझे फ्लाई बोलो या मेरी बिलव्ड को फ्लाई बोलो, ठीक है, फ्लाई मतलब कोई उड़ता हुआ कीड़ा, कोई इंसेक्ट, वो उसे फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। वी आर टेपर टू, टेपर मतलब मोमबत्ती, ठीक है, ये मोमबत्ती वो होती है ना जो मतलब जब उससे जलती है उसके जलने की वजह से उसका जो नेचर है जलने का उसकी वजह से ही वो मतलब पिघल के ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम भी टैपर की तरह ही हैं, जो हम मतलब अपने प्यार की वजह से खुद जीते हैं, प्यार की वजह से ही मरते हैं। एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव, द फियोनिक्स रिडल हैथ मूव इट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट, कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को ईगल और डव की तरह देखते हैं। और आगे जो बोलते हैं द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट, फिनिक्स जो है ये एक रिडल है, मतलब कि रिडल मतलब होते हैं पहेली, ओके। सो फिनिक्स की एक ये पहेली है फिनिक्स बर्ड की, कि मतलब ये एक मिथ है कि बोला जाता है जो फिनिक्स बर्ड है वो खुद ही मर जाता है और फिर खुद ही जिंदा हो जाता है। तो इसमें भी वही चीज़ बोली है, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव, कि पोएट कह रहे हैं जिस तरीके से फिनिक्स का जो रिडल है कि वो खुद ही जिंदा हो जाता है, खुद ही मर जाता है, मतलब खुद ही मर जाता है, खुद ही जिंदा हो जाता है, उसी तरह से हमारा प्यार भी खुद ही जिंदा होता है और खुद ही मर जाता है, ठीक है। और आगे बोलते हैं वी कैन डाई बाय इट इफ़ नॉट लिव बाय लव एंड इफ अनफिट फॉर टॉम्स और हेयर्स अ लेजेंड बी, मतलब कि इसके अंदर वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरी जो बिलव्ड हैं वो अगर प्यार के लिए जी सकते हैं तो प्यार के लिए मर भी सकते हैं, ठीक है। और एंड जो हमारी जो मतलब कहानी है, हमारा जो प्यार है उसको भले ही टॉम्स के लिए वो अनफिट हो और लेजेंड्स के लिए अनफिट हो, बट
जो हमारा जो प्यार है वो वर्ड्स के लिए एकदम फिट है, मतलब कि पोएम्स के अंदर एकदम फिट है, सोनेट्स के अंदर, सोनेट के रूम के अंदर, मतलब सोनेट्स के अंदर हम अपने प्यार को बता सकते हैं, लोगों तक अपने प्यार को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, लोग हमारे प्यार को सोनेट्स के थ्रू जानेंगे, जैसे कि हम अभी जान रहे हैं इनके बारे में, इनकी पोएम से। ठीक है, कि भले ही हम कहानियों में हमारी लव स्टोरी ना आए, लेकिन जो सोनेट्स है, जो पोएम्स है, उनके अंदर हमारा जो लव है वो उसके अंदर फिट होगा। ठीक है, पोइट्री के अंदर हमारा प्यार फिट होगा। As well a well wrote on becomes the greatest ashes as a half acre tombs। मतलब इन लाइन्स का मतलब है कि जो अन्न मतलब होता है लोटा। ठीक है, जैसे कि किसी की अस्थियाँ होती हैं, मतलब मरने के बाद जो अस्थियाँ मतलब राख जो होती है वो भरी जाती है एक लोटे के अंदर, वो उस उतनी ग्रेट होती है जितनी कि मतलब कि हाफ एकड़ की ज़मीन में किसी की मतलब कब्रें बनी हों, उतनी ही उससे भी ज़्यादा ग्रेट होती है। ठीक है, वैसे ही हमारी जो ये लव है, हमारा जो प्यार है, वो हमारी ये जो हिम्स है, मतलब कि हमारी जो पोइट्री है, पोइट्री के थ्रू हमारा प्यार बहुत ज़्यादा मतलब और ज़्यादा ग्रेट हो जाएगा। जैसे कि ग्रेट एशेज होती हैं, मतलब कि लोटे के अंदर जो अस्थियाँ होती हैं वो ग्रेट होती हैं। ठीक है, वैसे ही जब वो हमारी जो पोइट्री को जब आने वाले जो लोग, मतलब आने वाली जो जनरेशन है वो पढ़ेगी, तब वो हमारी जो प्यार है उसको मतलब कैनोनाइज के लिए मतलब अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ठीक है, वो अप्रूव कर देंगे हमारे प्यार को कैनोनाइजेशन के लिए। ठीक है, सो आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं, एंड डस इवोक अस हु होम ड्रिवन लव मेड वन अनदर्स हार्मिटेज, यू टू होम लव वाज पीस दैट नाउ इज रेज। तो पोएट कह रहे हैं कि जब वो लोग हमारी पोएट्री को पढ़ेंगे, जो आने वाली जनरेशन है जो हमारी पोएम्स को पढ़ेंगे, सो वो लोग हमसे मतलब इवोक करेंगे, हमसे प्रार्थना करेंगे, और वो लोग हमसे कहेंगे कि आप लोग जो थे वो अब दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए हर्मिटेज था, मतलब कि तीर्थ यात्रा कह सकते हैं। ठीक है, एक रिलीजियस वे में। ठीक है, और वो लोग हमसे कहेंगे कि आपका जो प्यार था जब आप जिंदा थे, तो वो तो आपका प्यार मतलब एक शांत प्यार था, मतलब पीस था वो एक, लेकिन अब वो एक गुस्सा बन गया, मतलब एक रेज बन गया है। Who did the whole world soul contract and drove into the glass of your eyes। मतलब कि आपकी आंखें मिरर की तरह है, मतलब कि आपकी आंखों से पूरा वर्ल्ड दिखता है, मतलब कि सब कुछ दिखता है आपकी आंखों से। ठीक है, सो मतलब एज अ मिरर आपकी आंखें सब कुछ दिखाती है हमें। और कंट्रीज टाउन्स कोट्स बैक फ्रॉम अबव अ पैटर्न ऑफ योर लव। और जो कंट्रीज हैं, टाउन्स है, कोर्ट्स हैं, वो लोग आपके जो आपका जो लव का जो पैटर्न है उसको फॉलो करेंगी। ठीक है, और आप लोग जो हो वो एक लव का सिंबल बन गए हो। ठीक है, सो मतलब ये कह रहे हैं कि जो आने वाली जनरेशन्स है वो हमारी पोएम्स को पढ़कर ये बात हमसे कहेंगी। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये पोएम तो कंप्लीट होती है। नाउ नेक्स्ट पोएम है जॉन डन की द गुड मॉरो। तो बेसिकली हमारी ये जो पोएम है द गुड मॉरो, इसकी जो ऑथर हैं जॉन डन, वो एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, और बाकी की जो बातें हैं जॉन डन के बारे में वो मैंने द सनराइजिंग पोएम में डिस्कस कर दिया है। स्टार्टिंग में ही मैंने जॉन डन के बारे में सारी डिटेल बता दी थी। ठीक है, सो इस पोएम के बारे में हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो इसका जो टाइटल है द गुड मॉरो, गुड मॉरो का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, मतलब कि पहले के टाइम में ओल्ड वे में गुड मॉर्निंग की जगह पे गुड मॉरो बोला जाता था। ठीक है, विश करने के लिए सुबह सुबह। ओके, सो नाउ पोएम स्टार्ट करते हैं। I wondered by my truth what and I did till we loved। मतलब इस लाइन का मतलब है कि मैं हैरान हूँ, पोएट कह रहे हैं कि मैं इस बात से हैरान हूँ, अपने सच से हैरान हूँ कि जब मैं और तुम, मतलब कि वो अपनी बिलव्ड के लिए कह रहे हैं, जब मैं मेरे बिलव्ड से नहीं मिले थे, जब तक हम जो लवर्स हैं हम प्यार में नहीं पड़े थे, हमें प्यार नहीं हुआ था, हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, तो तब तक हम क्या कर रहे थे उस टाइम तक। तो यहाँ पर आगे वो 3 क्वेश्चंस करते हैं। वर वी नॉट वी टिल दैन बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डांस। मतलब इसका क्या है, वर वी नॉट वी टिल दैन, मतलब कि क्या हम जब तक माँ का दूध ही पीते थे, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग ही करते थे। ठीक है, और या फिर बट स्टक्ड ऑन कंट्री प्लेजर चाइल्डिशली, या फिर हम जो कंट्री के प्लेजर्स होते हैं, मतलब जो बचकानी हरकतें होती हैं उनसे ही खुश होते थे, मतलब कि प्यार को हम मतलब इस तरीके से एंजॉय करते थे जैसे फिजिकल लव ओनली, मतलब कि फिजिकल टच। ठीक है, ठीक है, उसको ही हम मतलब खुशी मानते थे, उसी को हम जीते थे। या फिर
और स्नॉटेड वी इन दी 7 स्लीपर डैन, मतलब कि क्या हम उस टाइम तक जो 7 स्लीपर की डैन थी उसके अंदर सो रहे थे। मतलब अगर मैं बात करूँ जो 7 स्लीपर हैं, ये बाइबल के अंदर एक स्टोरी है कि जो 7 स्लीपर्स थे, मतलब कि ये जो 7 लोग थे, ये लोग रिलीजन के कहर से बचने के लिए एक डैन के अंदर छुप गए थे, ठीक है, बहुत सालों के लिए। सो ये वही चीज़ बोल रहे हैं, क्या हम लोग उनके साथ सो रहे थे उनकी गुफा के अंदर। स्नॉटेड मतलब होता है कि खराटे लेना, क्या हम खराटे भर रहे थे वहाँ उनके साथ, मतलब जब तक हम नहीं मिले थे, जब तक हम क्या कर रहे थे, क्या हम इन सब मतलब ये जितने भी ये मतलब चीज़ें हैं इनके अंदर ही लगे हुए थे। इट वाज सो बट दिस ऑल प्लेज अ फैंसी बी। इट वाज सो का मतलब है कि ये सच है कि हम उस टाइम तक ये जितने भी प्लेजर्स थे, मतलब जो कुछ भी हम कर रहे थे, ये सिर्फ ड्रीम थे, ठीक है। इफ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी विच आई डिजायर्ड एंड गॉट इट वॉज बट अ ड्रीम ऑफ दी। मतलब कि यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैंने आज तक जितनी भी, मतलब आज तक नहीं, मतलब जब तक तुमसे नहीं मिला था, जब तक मेरी ब्लड मुझे नहीं मिली थी, जब तक मैंने जितनी भी ब्यूटी देखी है, ठीक है, वो और मतलब जितनी भी ब्यूटी देखी है और मैंने उसे पाने की चाह रखी है और वो मैंने पा भी लिया है, तो वो मेरी बिलव्ड के आगे सिर्फ एक ड्रीम है, मतलब वो सच्चाई नहीं है, ठीक है। तो ये स्टैंजा में इतना बोला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं। तो आगे बोलते हैं नाउ गुड मॉर्निंग टू आवर वेकिंग सोल्स। इसका मतलब है कि हमारी जो सोल्स हैं जो अभी अभी जागी हैं उनको गुड मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि जब तक हम एक दूसरे से नहीं मिले थे, मतलब पोएट कह रहे हैं जब तक मैं अपनी बिलव्ड से नहीं मिला था, जब तक हमारी सोल्स जो हैं वो सो रही थी, ड्रीम्स में थी, हम जो कुछ भी कर रहे थे वो ड्रीम्स में कर रहे थे। जब मैं अपनी बिलव्ड से मिला हूँ तब मेरी सोल्स जागी हैं, तब हमारी सोल्स जागी हैं हम दोनों की, मेरी और मेरी बिलव्ड की। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फेयर, जिसे मतलब किसी बात का डर नहीं है, ठीक है। एंड फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड कंट्रोल एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवन। इसका मतलब ये है हमारा जो प्यार है, हमारे प्यार ने हमारी जो मतलब साइट्स है, मतलब देखने उस पर कंट्रोल कर लिया है कि हमारी जो आंखें हैं वो सिर्फ एक दूसरे को ही देखती हैं, बाकी इस पूरी दुनिया को किसी को भी नहीं देखती। हमारा ये जो रूम है, छोटा सा रूम, यही हमारी पूरी दुनिया बन गया है। हम अब सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं, हमारी जो साइट्स हैं वो कंट्रोल हो गई हैं, हमारे प्यार ने कंट्रोल कर ली है। लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, लेट्स मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, let's possess one world, each had an eye and is one. Okay, so इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो सी डिस्कवर्स हैं, मतलब कि जो नए वर्ड्स ढूंढते हैं, मतलब जो नए देशों को ढूंढते हैं, कि उन लोगों को उनका काम करने दो, मतलब जो सी डिस्कवर्स हैं उनको नए वर्ड्स ढूंढने दो, उनको जाने दो। और जो मैप बनाते हैं कि वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का जो मैप बनाते हैं, मतलब ये देश यहाँ है, ये ऐसे है, सारी चीज़ें, तो उन्हें मैप बनाने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, मतलब कि हमारे पास बस हमारा एक वर्ल्ड रहने दो, जो एक मेरे पास है और एक जो मेरी बिलव्ड के पास है। मतलब कि उसकी, मतलब जो पोएट की जो बिलव्ड है उनके लिए पोएट उनकी पूरी दुनिया है, उनकी वर्ल्ड है, और जो पोएट है उनकी जो बिलव्ड है वो उनके लिए उनका पूरा वर्ल्ड है, ठीक है। तो इसी वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो, कि उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो एक दूसरे के अंदर खोए हुए हैं, एक दूसरे के प्यार में है, एंड उनके लिए वो एक दूसरे की मतलब दुनिया है वो, ठीक है। आगे की लाइन्स में वो बोलते हैं माई फेस इन थाइन आइज, थाइन इज माइन अपीयरेंस, मतलब कि मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा। एंड ट्रू प्लेन्स हार्ट डू इन दी फेस रेस्ट, मतलब कि हमारे जो फेस हैं उन पर हमारे जो दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो हमारा हार्ट इतना मतलब ट्रू और प्लेन है, वो हमारे फेस पे अलग ही नज़र आता है, हमारे दिल की सच्चाई। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर, मतलब कि यहाँ पोएट कह रहे हैं कि हमें ऐसी दो बेटर हेमिस्फीयर कहाँ मिलेंगे। हेमिस्फीयर मतलब दो संसार समझ लो। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, विदाउट शार्प नॉर्थ का मतलब है कि जहाँ नॉर्थ की ठंड नहीं होगी और जहाँ वेस्ट में जब सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, ना ही वो अंधेरा होगा, क्योंकि हमारे प्यार की वजह से हमेशा सूरज खिला रहेगा, मतलब उगा ही रहेगा और रोशनी ही रहेगी, ठीक है। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली,
यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो ख़त्म होती है वो किस वजह से ख़त्म होती है, क्योंकि वो चीज़ें आपस में इक्वली मिक्स नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इफ़ आर टू लव्स वी वन और दो एंड आई लव सो लाइक दैट नन डू स्लेकन नन कैन डाई। मतलब कि इसके अंदर हमारे पोएट के ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा प्यार तो इतने अच्छी तरीके से इक्वली मिक्स हो गया है कि मैं तुम में हूँ और तुम मुझ में हो, कि मतलब हमारा प्यार कभी ख़राब हो ही नहीं सकता। मतलब हमारा प्यार की जो पावर है वो कभी ख़राब हो ही नहीं सकती। हमारा प्यार हमेशा पावर में रहेगा, और हमारा प्यार जब वो मतलब पावर में रहेगा और हम एक दूसरे में इक्वली मिक्सड हैं, अच्छे से मतलब एक दूसरे के अंदर मतलब मिक्स हो गए हैं हमारा प्यार, तो उसकी वजह से हमारा प्यार कभी नहीं मरेगा। ठीक है, नन कैन डाई। सो इसी के साथ हमारे ये 3 स्टैंजा कंप्लीट होते हैं और हमारी पोएम भी कंप्लीट होती है गुड मॉर्निंग की। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो जॉन डन है वो अपनी सोल्स को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं कि हम जब तक मतलब मिले नहीं थे, मैं और मेरी बिलव जब तक मिले नहीं थे, जब तक जो हमारी सोल्स थी वो सो रही थी, और जब हम मिल गए हैं तो हमारी सोल्स जाग गई हैं। तो जो सोल्स उनकी जाग गई हैं उन्हें वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, मतलब कि गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका जो टाइटल है गुड मॉर्निंग, तो कहाँ पे रिलेट कर पा रहे हैं आप इस पोएम को। ठीक है, इस टाइटल से बेसिकली हमारे जो जॉन डन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक कोई इंसान प्यार में नहीं पड़ता है तो तब तक उसकी जो सोल होती है वो सोई रहती है, और आफ्टर वो जब प्यार में पड़ जाता है उसके बाद उसकी जो सोल होती है वो जाग जाती है। सो आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ आ गई हो। सो नाउ अब हम पढ़ते हैं यूनिट 3 पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, जो कि ऑथराइज करी है बाय जॉन मिल्टन। सो इसके जो ऑथर हैं जॉन मिल्टन, इसके अंदर इन्होंने जो गॉड की जो क्रिएशन है एडम और ईव, उन्होंने जब वो गॉड की सबसे पहली बार बात नहीं मानी थी, उनकी बात को डिसअवे करा था, उसकी कहानी है इसमें। और कैसे जो सैटर्न है मतलब एक बुरी एंजल जिसने गॉड की बात नहीं मानी थी और उसकी वजह से गॉड ने उसे हेल में डाल दिया था, तो वो सारी कहानी इसके अंदर हमें पढ़नी है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में सबसे पहले एक प्रियम्बल बताया गया है, जिसके अंदर जो मिल्टन हैं वो गॉड से प्रे कर रहे हैं, जो हेवनली म्यूज़ हैं उनसे प्रे कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें, मतलब कि जो संगीत की देवी होती है उनसे प्रे कर रहे हैं कि वो उनकी हेल्प करे ताकि वो ये जो कहानी है द मैन फर्स्ट ओबीडियंस, इसको अच्छे से समझा सके सबको और अच्छे से लिख सकें। ठीक है, सो कहानी अब शुरुआत होती है सैटर्न से। सैटर्न और उसके साथी जिन्होंने गॉड की बात नहीं मानी थी और उन्होंने गॉड के खिलाफ रिवेल करा था, जिसकी वजह से गॉड ने गुस्सा होकर उन्हें हेवन से निकाल के हेल में डाल दिया। तो अब हेल में डालने के बाद अभी जो सैटर्न और इसके साथ जो बाकी लोग थे जिन्होंने सैटर्न का साथ दिया था, उन्होंने यहाँ हेल में एक पेंडेमोनियम नाम की बिल्डिंग बनाई, जिसके अंदर उन सब ने इकट्ठा होकर मीटिंग करी और उन्होंने डिसाइड करा कि वो गॉड से बदला लेंगे, क्योंकि गॉड ने उन सबको हेल में डाल दिया है इस वजह से। सो यहाँ पर अब जो इनका लीडर है सैटर्न, जिसने रिवेल छेड़ा था, वो अब यहाँ पे बहुत दुखी है कि मेरी वजह से ये सारे लोग भी सफ़र कर रहे हैं, इन्हें भी हेल में डाल दिया गया है। सो अब जो सारे हेल में डेविल्स हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि हम गॉड से लड़ेंगे, उनसे बदला लेंगे। तो इस टाइम पे लेकिन इन्हें ये भी पता है कि अगर ये गॉड से लड़ने गए तो फिर से हार जाएंगे, क्योंकि जब इन्होंने सबसे पहली बार रिवील करा था तो जब ये लड़ाई करने के लिए गए थे गॉड के पास, तो गॉड ने इन सबको हेल में फेंक दिया। तो इस बात के लिए अभी सोच रहे हैं कि गॉड तो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इस वजह से हम नहीं लड़ सकते उनसे। तो इसी टाइम पे जो सैटर्न के साथ एक और जो कमांडर था बीजेलबब, तो ये सजेस्ट करता है कि हम एक काम करते हैं, हम गॉड की जो क्रिएशन है, जो उन्होंने अर्थ पे एक आदमी और एक औरत बनाए हैं एडम और ईव, उनको करप्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको हार्म करते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तरीके से हम गॉड पर विन पा लेंगे अगर हम इनको करप्ट करने में सक्सेसफुल रहे तो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्यारी क्रिएशन है गॉड की, इस वजह से। तो यहाँ पर अब ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ चलो अब हम यही करेंगे। तो इस टाइम पे जो सैटर्न है वो अपने 2 बच्चों को बुलाता है। उसके 2 बेटे हैं, एक है डेथ, दूसरा है सिन। सिन मतलब होता है पाप, ठीक है, और डेथ का मतलब तो हमें पता ही है। तो यहाँ पे ये डेथ और सिन आते हैं।
तो अब ये जो सैटर्न है ये अपने बच्चों को कहता है कि तुम एक हेल से जाने वाला एक ब्रिज बनाओ जो अर्थ तक जाता हो, डेथ और सिन से कहता है ये बात। तो वो लोग जो डेथ और सिन है वो चले जाते हैं अपने पापा की बात मान के, सैटर्न की बात मान के। तो नाउ अब गॉड को भी पता चलता है कि सैटर्न क्या प्लान बना रहा है, वो उनकी क्रिएशन को हार्म करना चाह रहा है। तो इस वजह से वो लोग मतलब जो गॉड हैं वो एंजल्स को बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं कि हमें अपनी जो क्रिएशन है उसको बचानी होगी, उनको सेफ़ रखना होगा, ठीक है, क्योंकि सैटर्न उन्हें हार्म कर सकता है। तो अब ये मीटिंग होने के बाद हमें आगे दिखाया जाता है जो सैटर्न है वो एडम और ईव जहाँ पर रह रहे थे मतलब कि ईडन गार्डन के अंदर घुस जाता है। अब वो घुसा कैसे, वहाँ पर एक गार्ड था, गार्ड को पागल बना के वो एक मतलब जो सैटर्न है वो एक एंजल का रूप रख लेता है और वहाँ पर उस गार्ड को पागल बना के अंदर चला जाता है गार्डन के अंदर। अब गार्डन के अंदर जाने के बाद वो एक फ्रॉग बन जाता है। अब वो जब एक मेंढक बन जाता है तो वो एडम और ईव के पास जाता है। यहाँ पर एडम और ईव जो हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि गॉड ने उन्हें सारी चीज़ें करने के लिए अलाउ कर रखा है, बस एक चीज़ करने के लिए मना करा है कि वो जो नॉलेज ऑफ ट्री है उससे उस फल तोड़ के ना खाएं, ठीक है, बाकी सारी चीज़ों के लिए अलाउ कर रखा है, हम आराम से रह सकते हैं। तो ऐसे बात कर रहे थे। तो ये बात सुनने के बाद जो सैटर्न है अब वो क्या करता है, वो जब एडम और ईव सो रहे होते हैं तो वो ईव के पास जा रहा है और ईव मतलब जो औरत थी ईव उसका नाम है, उसके पास जाके उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। और उसी टाइम पे क्या होता है, जो गॉड है उन्हें पता चल जाता है कि कोई आया है, इस वजह से वो अपनी एक एंजल को भेजते हैं, ठीक है। तो वो एंजल आकर यहाँ पर ये जो सैटर्न है इसे भगा देता है और जो सैटर्न है पहले तो वो लड़ाई करता है, लेकिन उस टाइम पे आसमान में गॉड का एक साइन दिखता है जिसकी वजह से सैटर्न डर के भाग जाता है वहाँ से। अब इसके बाद जो गॉड हैं वो अपनी एक एंजल को भेजते हैं रफेल नाम की कि तुम जाओ और जाके बता के आओ एडम और ईव को कि सैटर्न के बारे में कि सैटर्न कितना बुरा है और वो हार्म करना चाहता है। क्योंकि जो सैटर्न है वो एडम और ईव से पहले था, मतलब कि एडम और ईव जब बने भी नहीं थे तभी सैटर्न को बाहर निकाल दिया गया था, हेल में डाल दिया गया था, इसलिए एडम और ईव सैटर्न के बारे में नहीं जानते थे। ओके, तो वो अब यहाँ पे ये रफेल आता है, मतलब कि जो एंजल है वो आती है एडम और ईव के पास और वो साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं। अब इस टाइम पे जो रफेल है वो सारी कहानी सुनाता है सैटर्न के बारे में कि सैटर्न कितना बुरा है और उसने गॉड की बात नहीं मानी और वो गॉड के बेटे से चिढ़ता था, इस वजह से उसने रिवेल करा जिसकी वजह से गॉड ने उसे हेल में डाल दिया। अब ये सारी चीज़ें बताने के बाद वो बताता है कि तुम लोगों को खतरा है, वो शायद तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेगा, इसलिए सतर्क होकर रहना। तो ये सब बात होने के बाद में अब जो एडम है, एडम रफेल से बात करता है और वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि मैं जो हूँ मैं गॉड की एक परफेक्ट क्रिएशन हूँ, बट मेरे मन में ईव के लिए प्यार है, लेकिन प्यार भी वो उस वे में नहीं है, मतलब कि जैसे एक स्पिरिचुअल वे में लव होना चाहिए मुझे, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक लस्ट भी है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं स्पिरिचुअली प्यार करूँ ईव से, लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं लस्ट छुपा हुआ है, मुझे भी पता है। तो ये बात वो रफेल को बता रहा होता है एडम, लेकिन यहाँ पे रफेल समझाता है एडम को कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तुम स्पिरिचुअल लव ही रखो, ठीक है, वरना तो ये गलत होगा, इस तरीके से समझाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है जो रफेल है। नाउ अब जो ईव है वो एडम को बताती है कि मेरे को एक सपना आया था कि मेरे पास सपने में एक एंजल आई और उसने मुझसे कहा कि तुम ये जो नॉलेज ऑफ ट्री है इसका फ्रूट खा लो, और मैंने खा लिया सपने में उस फ्रूट को, ठीक है। तो ये बात उसे मतलब कि डर लग रहा था इस बात से, सपने में जो उसने देखा, तो वो एडम को बताती है। अब एडम कहता है कि तुम इस सब चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, और फिर वो लोग काम करने लग जाते हैं। अब नाउ 7 डेज़ बीत जाते हैं। अब इसके बाद फिर से सैटर्न आता है अपना रूप बदल के, अब वो इस बार एक सरपेंट बन के आता है, मतलब कि एक सांप बन के आता है। अब इस दिन जो एडम और ईव हैं वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग काम करेंगे, मतलब अलग अलग हिस्सों में सेपरेट होकर काम करेंगे। ये बात ईव बोलती है एडम से। सो एडम पहले तो मना करता है ईव को, उससे अलग होना नहीं चाहता ईव से वो, लेकिन बाद में एडम जो है वो मान जाता है, ठीक है, और फिर वो लोग अलग अलग काम करने लग जाते हैं। अब इस टाइम पे इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए जो सैटर्न है वो जब सांप बन के आता है तो वो ईव से बात करने लग जाता है
और उसकी तारीफ़ करने लगता है, मतलब कि उसकी ब्यूटी पर कॉम्प्लीमेंट देने लगता है कि तुम बहुत सुंदर हो, इस तरीके से उसे मस्का लगाने लग जाता है। अब ये सब देखने के बाद जो ईव है वो भी चौंक जाती है कि एक सांप कैसे बात कर सकता है। तो यहाँ पर ईव जो है वो सांप से पूछती है कि तुम कैसे बात कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो सांप है ये बोलता है कि मैंने ना जो नॉलेज ऑफ ट्री है उसका फ्रूट खा लिया है, जिसकी वजह से मुझे इतनी पावर आ गई है, मैं इतना नॉलेजफुल हो गया हूँ कि मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ। तो शायद तुम्हें पता नहीं होगा, तो एक काम करो, तुम भी खा कर देखो इस फ्रूट को। मैं जानता हूँ कि तुमने ये फ्रूट आज तक नहीं खाया है क्योंकि गॉड ने तुम्हें मना करा है, लेकिन गॉड तुम्हें इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये जो नॉलेज ऑफ ट्री का फ्रूट है इसे खाने के बाद तुम भी एक गॉडेस बन जाओगी, तुम्हारे पास भी पावर्स आ जाएंगी, ठीक है, और तुम्हारे पास बहुत सारी नॉलेज आएगी। तो ऐसे करके जो सैटर्न है, जो सांप बना हुआ है, वो ईव को लालच दे रहा है, ठीक है, और उसे वो बहुत ज़्यादा कन्वेंस करता है कि वो खा ही ले उस फ्रूट को। तो पहले तो शुरू में ईव मना करती है, लेकिन उसके बाद उसके मन में भी लालच आ जाता है और वो भी जानना चाहती है कि इस फ्रूट को खाकर कैसा होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो ईव है वो उस फ्रूट को तोड़कर खा लेती है। अब ये जो फ्रूट को उसने तोड़ के खा लिया, ये मैन का फर्स्ट डिसओबीडियंस था, ठीक है, जो कि मतलब कि गॉड की उन्होंने पहली बार बात तोड़ी थी, मानी नहीं थी, ठीक है। तो इस टाइम पे अब जो ईव है उसको एक अजीब सी एनर्जी फील होती है, मतलब कि एक नॉलेज फील होने लगती है, लेकिन उसके बाद फिर उसे इस बात का डर सताने लगता है कि कहीं जो उसने फल खा लिया है कि अब तो गॉड उसे पनिशमेंट देंगे। तो अब वो भागकर एडम के पास जाती है और एडम को बताती है कि मैंने ये फ्रूट खा लिया है। तो अब जो एडम है वो भी डर जाता है कि तुमने क्या कर दिया, अब गॉड हमें पनिश करेंगे, ठीक है। तो जो एडम है वो ये बात जानता है कि ईव को अब निकाल दिया जाएगा, और इस वजह से जो एडम है, क्योंकि वो ईव से बहुत प्यार करता है और वो उससे अलग नहीं होना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, वो भी उस फल को खा लेता है। अब इस फल को खाने के बाद जो गॉड हैं उनको पता चल जाता है कि कुछ चेंजेस आया है, ठीक है, मतलब कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी है एडम और ईव ने, और उस फल को खा लिया है। सो नाउ अब इस फल को खाने के बाद जो एडम और ईव हैं इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इन्हें कुछ ऐसी नॉलेज आती है जो इनके पास पहले नहीं थी, मतलब कि उन्हें फिज़िकल लव के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो फिज़िकल हो जाते हैं। देन फिर गॉड गुस्सा हो जाते हैं और फिर गॉड अपनी एक एंजल को भेजते हैं कि जाओ और जाके एडम और ईव को इस बात की सज़ा दो जो इन्होंने गलती करी है। तो इस टाइम पे ये जो एंजल है सबसे पहले जब ये अर्थ पे आती है तो सबसे पहले तो वो सांप को सज़ा देती है, जो कि सैटर्न था, मतलब कि सैटर्न जो सांप बन के आया था उसे श्राप देती है वो कि तुम, मतलब कि जो सांप बन के आए हो, अब तुम हमेशा के लिए सिर्फ ज़मीन पर रेंगोगे, ना कि चल पाओगे, मतलब अब तुम्हारे पैर जो हैं वो हट जाएंगे और तुम सिर्फ अब रेंगा करोगे ज़मीन पर, ठीक है, लेट का पेट के बल। सो इसके बाद जो एंजल है वो एडम और ईव के पास जाती है, और एडम और ईव के पास जाने के बाद उनके पास बोलती है कि तुमने गॉड की बात नहीं मानी है, इस वजह से अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और अब इस पनिशमेंट की सज़ा ये है कि अब तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, तुम्हें एक जो पेन और जो सोरो होता है उससे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अब तुमने जो गलती करी है इसके बाद अब तुम्हारी लाइफ में डेथ भी आ गया है। डेथ मतलब कि पहले तो तुम इमोर्टल थे, मतलब अमर थे, तुम मर नहीं सकते थे, लेकिन अब तुम्हारी डेथ भी होगी। एंड जो ईव है उसको ये बोला जाता है कि अब जितनी भी वुमेंस आने वाली होंगी वो, मतलब कि उन्हें चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत पेन सहना पड़ेगा, और उनके जो हस्बैंड्स हैं, मतलब उन वुमेंस के जो हस्बैंड्स होंगे, उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो सैटर्न है वो अब वापस हेल जाता है और वहाँ जाके पेंडेमोनियम में जाता है जहाँ पर सारे डेविल्स हैं, और वहाँ पर वो देखता है कि जो सारे डेविल्स हैं वो खुशी मना रहे हैं कि हम लोग ने गॉड के ऊपर जीत हासिल कर ली है, हमने उन्हें हरा दिया है, हमने उनकी जो क्रिएशन है, उनकी सबसे प्यारी क्रिएशन को करप्ट कर दिया है, ठीक है। सो ये सब करने के बाद अब जो सैटर्न के दोनों बच्चे हैं जिन्होंने ब्रिज बनाया था हेल से लेके अर्थ तक, डेथ एंड सिन, अब पता चलता है कि डेथ और सिन अब अर्थ पर ही रहेंगे, वो वहीं पर सेटल हो गए हैं और अब वो अर्थ से कभी नहीं जाएंगे। एंड अब इसी टाइम पे जो गॉड हैं वो आ जाते हैं और वो बाकी सारे जितने भी डेविल्स बचे थे उन सबको
कर्स देते हैं, मतलब श्राप देते हैं कि अब तुम सब भी सांप बन जाओगे। मतलब जो सैटर्न सांप का रूप लेके आया था, अब उन सारे डेविल्स को स्नेक में बदल दिया जाता है। ओके, अब इस टाइम पे गॉड जो है वो अपने एक एंजल को बोलते हैं कि तुम अर्थ से वापस आ जाओ और तुम एक काम करो कि तुम अर्थ पर ना सब कुछ बदल दो। मतलब कि पहले जैसा सब कुछ ठीक था उसको बदल दो। अब अर्थ पर सीजन्स भी आएंगे, मतलब गर्मी, सर्दी और बारिश का मौसम, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। और क्योंकि एडम और ईव फिजिकल हो गए थे, इस वजह से अब उनके बच्चे पैदा होंगे और इसी तरह से पूरी मैनकाइंड बनेगी। और मैनकाइंड ये जो बनेगी, अब जितने भी लोग आएंगे इस धरती पर, उन सबको इनके जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर हैं, और मतलब कि एडम और ईव की जो गलती है इसकी सज़ा वो सब भुगतेंगे। मतलब कि पूरी मैनकाइंड इस सज़ा को भुगतेगी, ठीक है। सो नाउ अब जो एडम और ईव हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी वजह से इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो इस बात के लिए अब एडम और ईव दोनों परेशान होकर एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डालने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है। तो अभी जो एडम है वो गुस्सा होने लगता है ईव के ऊपर, बोलता है कि ये ईव बनाया है क्यों गॉड ने, तो इसकी वजह से, मतलब इस वुमेन की वजह से मुझे भी सज़ा मिल रही है, इतना सब कुछ हो रहा है, इससे अच्छा तो ईव को बनाया ही नहीं होता, मैं ईव को अब अबेंडन कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो अब ये सब सुनने के बाद जो ईव है वो रोने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो फिर मैं सुसाइड कर लूँगी। क्योंकि अब जो एडम और ईव हैं वो इमोर्टल नहीं रहे हैं, मतलब अमर नहीं है, वो मर सकते हैं, तो इस वजह से ईव कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी। तो ये सब सुनने के बाद जो एडम है उसे बुरा लगता है और फिर वो बोलता है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे साथ मिलके। तो अब वो डिसाइड करते हैं कि अब हम गॉड से माफ़ी मांगेंगे अपनी गलतियों के लिए। सो अब ये लोग अपने गॉड से माफ़ी मांगते हैं, प्रेयर करते हैं। तो गॉड इनकी प्रेयर सुन लेते हैं और फिर वो अपनी एक एंजल माइकल को भेजते हैं और बोलते हैं कि इनसे बोल के आओ कि तुम ये जो ईडन गार्डन है इसे छोड़ के चले जाओ। तो अब धरती पर माइकल आता है और वो इनसे बोलता है आकर कि तुम ये जो ईडन गार्डन है इसको छोड़ के चले जाओ। तो यहाँ से मतलब कि जाने से पहले जो माइकल है वो क्या करता है, वो ईव को सुला देता है और फिर ईव को एक सपना दिखाता है। सो अब जो माइकल है वो उसे सपना दिखाता है कि जो ईव है वो एडम के साथ कितनी खुश है, उनके बच्चे हुए हैं और फिर उनके बच्चों के बच्चे होंगे, जिसकी वजह से पूरी ह्यूमन काइंड बनेगी, ठीक है, ये पूरी मैनकाइंड बनेगी। सो ये सब देखकर वो देखती है कि वहाँ पर अब सैटर्न के भी बच्चे रहते हैं, मतलब कि डेथ और सिन, जिनकी वजह से लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी और उन्हें सफ़र करना पड़ेगा इस डेथ और सिन से, जिसकी वजह से उन्हें पेन होगा, ठीक है। सो उसके बाद देखती है वो कि ये सब होने के बाद कि कैसे अर्थ पर एक बहुत बड़ी फ्लड आएगी जिसकी वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उन सबको बचाने के लिए भी एक पर्सन आएगा नोआ नाम का, जो कि एक जहाज़ के ऊपर हर एनिमल्स के 2-2 पेयर्स को रखेगा और मतलब ह्यूमंस के भी। तो इससे क्या होगा, इससे जब वो फ्लड शांत हो जाएगी तो फिर से पूरी अर्थ बनेगी और उस पर मतलब लोग रहेंगे, ठीक है, और ये सारी जो प्रजातियां हैं ये भी बनी रहेंगी। और लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद होने के बाद भी जो सिन और डेथ है इनकी वजह से दुख हमेशा बना रहेगा इनकी लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम्स तब ख़त्म होंगी जब जो जीसस हैं वो यहाँ पर धरती पर जन्म लेंगे और फिर सबका जो जितने भी पाप हैं अपने ऊपर ले लेंगी, सेक्रीफाइस करेंगे खुद को और फिर वो सबको बचा लेंगे, ठीक है, पूरी मैनकाइंड को वो बचाएंगे जो जीसस हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर कर उसका सपना कंप्लीट हो जाता है और एडम और ईव वहाँ से, मतलब कि एडन जो ईडन गार्डन में थे वो वहाँ से चले जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी पैराडाइज लॉस्ट ख़त्म होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो इसके साथ हमारी पूरी बुक 14 to 17 सेंचुरी पोइट्री कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरा सबको समझ आ गया हो। एंड अगर कोई डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें या ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि और फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।